बिहार एक नई सोच न्यूज। एक नई सोच टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से बीरपुर विधानसभा सहित तमाम जो हमारे अभी मतदाता सूची बनाने में एनआरसी लगा रहे हैं कि बीरपुर में शिक्षा को लेकर के जो कॉलेज है, जैसे आप देखेंगे पहाड़पुर नागर उच्च विद्यालय पहाड़पुर है, नागर समाज के करीबन 12-14 में भी फर्जीवाड़ा है। स्मार्ट मीटर वाले कि हम गए चेक करने के लिए, उसका भी 500-700 का बिल आ रहा है। कहाँ जा रहा है? एक पंखा है और 2 बल्ब जलता है। और लड़ने वाले, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाले, मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाले अगर कोई पार्टी है बिहार में, वो राष्ट्रीय जनता दल है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग सुनते हैं, उनके वीडियो। एक प्रशांत किशोर जी हैं। अब बताइए, पूरी राजनीति को उन्होंने कॉर्पोरेटकरण किया है। ज़्यादा ही नहीं, हर एक लोगों को उन्होंने भाड़ा पे ही रखा है। हर एक फेसबुक पे चढ़ाने वाले को 50 टका, व्हाट्सएप पे चलाने वाले को 10 टका। हमारे क्षेत्र में भी है, बहुत लोग हमसे परिचित ही हैं। उन्होंने अपना स्थल हो, ये सब उनके दिमाग में नहीं होगा। जिन्होंने सवाल किया है निश्चित तौर से नहीं होगा, क्यों? अध्ययन नहीं है उनके पास। लेकिन सवाल है तो जानना चाहिए। राजद के भीतर जो सवर्ण नेता है, अब हम आपको खोल रहे हैं आज भी, कि राजद के भीतर जो दावेदारी कर रहे हैं, बगैर नाम लिए कर रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सबसे भी हत्याकांड में जब खरीक में धरना प्रदर्शन किया गया, क्या वहां पर आपने आने का काम किया? नहीं गए, उस धरना में शामिल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मैं कहा कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, रिकॉर्डेड भाषण है। नहीं हमारे लिए कहा, हम तो कहा भगवान बुद्ध हमारे हैं, हम कैसे विरोधी हो सकते हैं? कुछ लोग हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं, हम कर्मकांड के खिलाफ में हैं। क्या है अंधविश्वास? एक तरफ अब देखिए, एक दिन बलि पड़ेगा, उसी माता को बलि पड़ेगा, आप क्या करेंगे? मंदिर में बलि पड़ा को 10 दिन के बाद काटा जाता है। अगर सचमुच में आप आया पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल में बगैर हिलिस मछली का, जिसको हम लोग यहाँ हिलसा मछली बोलते हैं, जाति नहीं बदली जाएगी, जाति पीछे नहीं छोड़ने तो समस्या जाति है। तो जाति कैसे बदली जाएगी? सवाल उनको ये होना चाहिए। सवाल लगातार इस चीज़ पे बहस कर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और अब देख रहे हैं सर की एक और बात है कि जो नेता के बच्चे हैं वो सारे विदेश में पढ़ रहे हैं, बहुत महंगे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अभी दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो है, चाहे राजद की तरफ से हो, छोटे छोटे बच्चे झंडा लेकर, और भाजपा के भी रैली में छोटे छोटे बच्चा झंडा लेकर नारा लगाते हैं लालू यादव। उधर जो है भाजपा के भी मोदी करते हैं, लेकिन उसको जानकारी कुछ नहीं है कि पार्टी के बारे में मोदी कौन है। लेकिन वो झंडा लेकर सड़क पे घूम रहे हैं। और इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए? नेता के बच्चे तो अपना झंडा हाथ में देंगे नहीं, सड़क पर लाएंगे नहीं, लेकिन हमारे नौजवान गरीब बच्चों को सड़क पर लाकर मोदी लालू करवा रहे हैं। देखिए, समर्थन में लोगों को जुटाने के लिए कोई आते हैं, मंच से भाषण देते हैं, उसी तरह का मंच होता है, उस पर प्रवचन देते रोने लगते हैं। बिल्कुल। प्रवचन देते हंसने लगते हैं। तो जब हंसते हैं तो उनके श्रोता हंसने लगते हैं। प्रवचन देते जब वो रोने लगते हैं तो उनके श्रोता रोने भी लगते हैं। बहुत सारे ऐसे हत्या बलात्कार होते रहे हैं। आपने गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब पर देखिए कि उनका आवाज़ कौन बन रहा है, कौन उनका आवाज़ उठा रहा है। हुआ है जो इसका थाना में FIR तक भी नहीं होता है। बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन, जानकारी, तो फाइल मंगाए, देखे उखे, लास्टली बोले कि देखिए ऑथेंटिकली हम नहीं कर रहे हैं, लिखित नहीं कर रहे हैं, वाले सवर्ण हैं, उनके पिताजी कहाँ थे? सब कांग्रेसी थे। छिटफुट अब कोई ऐसे बस्ता ढोरा वोट उन्हीं को देता, सब थे। लालू प्रसाद यादव का जीन कहा जाता था, जीन निकलता। वो जीन कौन है? मुंह में बोली नहीं था, अब वोटवा जाकर चुपचाप दे देता था। अब कोई हल्ला किया, हाँ मालिक आप ही को वोट देंगे, अब वोटवा देने के समय जो ठोक दिए जाके लालटेन जो है धानुक महासम्मेलन करना, धानुक न्याय अधिकार महासम्मेलन। बोले उसमें कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि बहुत कम संख्या में 100 आदमी को आप लेके गए। अच्छा, ये देखिए, वो आरोप लगाने के लिए तो पैदल पार्टी है, उसमें आप हैं, उसके हम एक पार्ट हैं। पार्टी ये बात आदरणीय लालू प्रसाद जी बोल सकते हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। हम तो उसके कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं। जो आपके
जैसे बोले अब हम पार्टी में हैं, उसी तरह वो भी पार्टी में है। जी, तो अवनीश कुमार को जानते हैं? एकदम जानते हैं। कौन है? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है और वो भी राज्य परिषद के सदस्य भी हैं। हाँ। क्यों नहीं जानेंगे। तो उसने एक बात कहा था कि जब वो आपके कोई अति पिछड़ा सम्मेलन था, तो अति पिछड़ा सम्मेलन कार्यकर्ता संवाद था, तो मंच अति पिछड़ों का था, तो अति पिछड़ों को मंच पर ज़्यादा जगह दिया गया। बहुत सारे आपके क्षेत्र में नेता हैं। संतोष तिवारी को जानते हैं? जानते हैं, संतोष तिवारी जी हैं, एक्स आर्मी हैं। हाँ हाँ, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, वो छपरा से आए हुए हैं, यहाँ उनका ससुराल है, अब यहाँ घर भी बना लिए। जानते हैं, राजद के लिए वो भी उम्मीदवारी में लगे, एक्टिव रहता है। सतीश यादव का नाम सुना? एकदम सतीश यादव को जानते हैं, बीपुर के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष। उसका एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे जी, वो आपके खिलाफ काफ़ी बोल रहे थे कि आपके भाजपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, आपके ही जो है क्षेत्र के लोग हैं और पार्टी में वो भी जुड़े हुए हैं जिस तरह से जुड़े हैं। नीरज जी, पार्टी टिकट देती है तो बहुत मजबूती के साथ पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट नहीं देती है तो पार्टी के हित में चुनाव प्रचार करने के लिए पूरा बिहार घूमें। तो राजद पार्टी कोई आकार नहीं ना कि भाई लालटेन है और माचिस जला के जला देना है। इनके समर्थन में आप करो, क्या लालू यादव ने ये बात को बोला था? देखिए, लालू प्रसाद यादव का भूरा बाल साफ करना जो बात है वो कहर देखा है। सवर्ण सामंतियों का जो कहर है वो देखा किस तरह से जुल्म ढाया है इन लोगों ने। लेकिन उसी में कोई शास्त्र का दूध है, जो जितना पिएगा उतना आगे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शेर बनो, बकरा मत बनो। बकरा बनोगे तुम्हारी बलि दे दी जाएगी, काट दिया जाएगा। तो उस भीड़ में पुलिस के द्वारा उनको गोली चालू मारने वाला कौन लोग हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर को 22 महीने में सत्ता गिराने वाले कौन है? और बाबू जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं उनको जो गाली दिया गया कि आरक्षण कहाँ से आई है होते, तो RSS को उस समय बैंड लगा था और कहा था ये आतंकवादी संगठन है। तो भाजपा का कोई विधायक सांसद यहाँ नजर आता? कोई नहीं आता। तो परसेप्शन गढ़ा जाता है। कमजोर मानसिकता के ऐसे एकाध लोग हैं, उनको लड़ाई अभी भाजपा से है, हमारी लड़ाई कॉर्पोरेट के उन लोगों से है, वहाँ एनर्जी लगाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कई होते हैं, तो ये केवल उनकी ओछी मानसिकता है। वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, राजनीतिक ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो गौतम कुमार प्रीतम उस अन्याय के खिलाफ बोलने का कुवत रखता है और इसके साथ हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि केवल विधायक बन जाऊँ। ये बात, और एक बात कह रहे हैं कि हमारे जितने मतदाता हैं मन बनाए रखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए आपके बीच उतारने का काम करें। शुक्रिया। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। आज मैं बड़े विस्तार से चर्चा करने वाला हूं और हमारे बिहपुर विधानसभा के जो है राजद की सीटें खाली हैं, उसको लेकर तमाम सारे प्रत्याशी जो है राजद से जो है वो अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा गौतम कुमार प्रीतम का। बहुत सारे लोग गूगल पर भी सर्च करते हैं गौतम कुमार आखिर प्रीतम है कौन। और मैं गौतम जी से आपको रूबरू कराऊंगा और इनकी बैकग्राउंड और ये क्या करते हैं और सारी चीज़ें पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर गौतम कुमार कौन है, क्यों गौतम कुमार की बिहपुर विधानसभा में चर्चा हो रहा है। तो सर कैसे हैं आप? जी नमस्ते। और सबसे पहले बिहार एक नई सोच टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से बिहपुर विधानसभा सहित तमाम जो हमारे बिहार के जनता देख रहे हैं और सभी को हमारा प्रणाम है, नमस्ते है, आदाब है। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? गौतम कुमार कौन है, लोग जानना चाहते हैं, क्या करते हैं गौतम कुमार? गौतम कुमार प्रीतम ये नाम मेरे माता पिता ने रखा है, और मेरे पिताजी शिक्षक थे, ग्रेजुएट थे। इसलिए कह रहा हूँ कि 2015 में नवंबर में 13 नवंबर को हम लोग के बीच से विदा हो गए। अब हमारे बीच उनकी यादें हैं। हमारी माँ है और उस समय की 10वीं पास मेरी माँ भी है। फैमिली बैकग्राउंड ये है कि शिक्षा के प्रति हमारा परिवार शुरू से जागरूक रहा है, और पिताजी का नाम हरिलाल महतो और मेरे दादाजी का नाम डॉक्टर कुंज बिहारी महतो है, जो आज़ादी के आंदोलन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था।
और आज भी हम उन्हीं के बैकग्राउंड पर हम लोग भी खड़े हैं। यही बैकग्राउंड है, शिक्षा सम्मान के लिए लगातार परिवार काम करते रहे। राजनीति सर क्यों आप कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। असल में राजनीति में मुझे बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ। बचपन में कबड्डी खेलता रहा। मैट्रिक पास करने के बाद वॉलीबॉल ख़रीदा और शुरू किया। और वॉलीबॉल में जब गए तो इतना उसमें रम गए कि वॉलीबॉल में बिहार के कैप्टन रहे। बिहार से कई बार हम बाहर गए खेलने के लिए, बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया। बिहार झारखंड एक था तो हमारा मैच चल रहा था रांची में और पूरे बिहार में हम रनर रहे थे, जो विनर का शील्ड नहीं लिए, रनर का शील्ड लिए थे। फिर बाद में इसी खेल के माध्यम से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी और शाहनवाज हुसैन जी मंत्री बने थे तो सबसे पहला साई सेंटर खोलने का काम किया था किशनगंज में। साई मतलब SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो हमारे क्लब से 5 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था और वहाँ के भी हम कैप्टन रहे। और तत्कालीन उस समय DD1 पर जो है हमारा इंटरव्यू हुआ था माननीय शाहनवाज हुसैन जी के साथ, उस समय केंद्रीय मंत्री थे। तो काफ़ी लोगों में उत्साह हुआ था कि गौतम जो है इतने ऊंचाई तक गया। फिर हम आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, कई राज्यों में खेलने गए। आंध्र प्रदेश में हम खेलने गए थे। खेल का बैकग्राउंड जो रहा ये बताना चाह रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में जूनियर टीम का मैं कैप्टन था और मेरा सिलेक्शन जो स्टेट लेवल का हुआ था वो बिहार शरीफ में हुआ था। बिहार शरीफ में खेलने गए थे और वहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ था। आंध्र प्रदेश के वारंगल गए थे खेलने के लिए। वारंगल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो बिहार से केवल लड़कों का टीम था, लड़कियां टीम जो है वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हम अपने कोच मैनेजर से हमने पूछा कि भाई बाकी राज्यों से लड़की टीम भी है, गर्ल्स टीम भी है, लेकिन अपने यहाँ केवल बॉयज़ टीम आया हुआ है सर, ऐसा क्यों? बोला बिहार में लड़कियाँ कम खेलती है, थोड़ा पटना, थोड़ा बेगूसराय और एक आध जगह मुजफ्फरपुर, और बाकी जगह खेल होता नहीं। तो मैं वहाँ से लौटा और प्रण किया कि बिहपुर में लड़कियों का खेल शुरू किया जाए। तो आए तो लड़की मैदान में खेले तो बड़ा चैलेंजिंग मामला था। तो मेरी बहन जो मेरे से 4 साल की छोटी है, तो मैंने कहा कि ये पढ़ रही है अभी 9वीं क्लास में, तो इसी से शुरू किया जाए। तो अपने घर से शुरू किया जाए। तो गेंद जो वॉलीबॉल है वो गेंद हम लेकर के घर आते ही थे, तो बहन को थोड़ा आंगन में ही प्रैक्टिस कराने लगे। 2-4 दिन के बाद बोले तुम खेलो ना, क्या दिक्कत है। और बिहपुर में सर्वोदय स्कूल है। उस समय रामशोभी पासवान जी हमारे प्राचार्य महोदय थे, बेगूसराय के रहने वाले थे। तो हमने कहा कि सर लड़कियों का भी सोच रहे हैं कि वॉलीबॉल शुरू करें। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बेगूसराय में तो बहुत खेलता है, यहाँ भी होना चाहिए गौतम जी, अच्छा बात है। और 4-5 वॉलीबॉल लेके जाते थे और करीब 20-25 लड़कियाँ वहाँ, बिहपुर की सारी बच्ची और सब हमारी बहन की सहेली थी, सबको खेल कूद सिखाने लगे। प्रतिद्वंदता वहाँ शुरू हो गया। कुछ लोग जो बिहपुर में महिला विरोधी थे, स्त्री विरोधी थे, और वो उस समय भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, विरोध कर रहे थे। वो स्कूल में आकर के विरोध किया आदरणीय रामशोभी पासवान जी का कि ये सब बंद करवाइए, सब ठीक नहीं है, मतलब लड़की नहीं खेलेगी। और बिहपुर में अभी वो पागल होकर बिहपुर बाजार में घूमता रहता, पागल हो गया वो जो मना करने गया। तो वो शाम में, यही दुर्गा पूजा का समय था, शाम में हमको बोला गौतम जी कुछ लोग आया था कि ऐसे बंद करने के लिए, तो उसको डांट टपट के भगा दिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, करिए। और फिर 97-98 में लड़कियों का पहला टूर्नामेंट कराए बिहपुर में। और उस समय सोनबरसा के कई जो हमारे बुजुर्ग थे, पिताजी के मित्र थे, उन लोगों ने मुझे सहयोग किया। बिहपुर के कई लोगों ने सहयोग किया और उन सब के सहयोग से वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ। पहली बार ना किया। बहुत उसमें मैं उतना विस्तार से नहीं कर रहा हूँ, उस पर हम किताब लिख रहे हैं, और खेल जीवन पर हम एक लिख रहे हैं।
तो उसमें कई तरह का उस समय देखिए, अभी जो हम लोग मनुवादी ब्राह्मणवादी बोलते हैं, असल में ये समझ हमारे पास उस समय नहीं थी। वो सब चीज़ों को बाद में रिलेट किए कि हमें इन चीज़ों में आखिर रोकने वाले एक लोग कौन सब। तो उस समय भी बीरपुर के सामंती लोगों ने इसे रोकने का प्रयास किया, टूर्नामेंट को कैसे फेल करें उसके लिए प्रयास किया। बावजूद बहुत भव्य टूर्नामेंट हुआ और उसका हमने प्रदर्शनी मैच सोनबरसा में कराया, गौरीपुर में कराया, नरकटिया में कराया, बीरपुर में कराया। और अपने बहन को हमने मोटरसाइकिल चलाना सिखाया, साइकिल चलाना सिखाया। और दर्जनों लड़कियां उसके बाद फिर जो हमारी बहन की उम्र की थी, बहन जो बेटी भतीजी लगती थी, वो सैकड़ों लड़कियों का हमने ये खेलकूद में लाया। और बिहार का कैप्टन तो कहाँ अभी तो दर्जनों लड़कियां जो उसमें से है नौकरी में, दर्जन नहीं सैकड़ों लड़कियां। और आज वो सब अपने पैर पर खड़ी है, नौकरी कर रहे, कभी मिलती है तो प्रणाम भैया कहती है, प्रणाम सर कहते हैं, तो बड़ा आनंद आता है कि चलो भाई इन लोगों को। उस समय ये जो अभी बिहार में नीतीश कुमार जी ने साइकिल चलाने के लिए जो योजना दिया स्कूल में, तो हम लोग गाली सुने हैं, पीठ पीछे गाली देता था, ये सब लड़की लोग के पीछे सब ये कर रहा वो कर रहा। लेकिन जब देखे चीज़ें बदलती है तो सरकार ने सभी लड़कियों के लिए साइकिल फ्री किया। और आज तो फर्राटेदार लड़कियां राइफल चला रही है, साइकिल नहीं और राइफल भी चला रही है। और जो लड़के बदमाशी कर डंडा भी चला रही है। बिल्कुल। तो ये सामाजिक बदलाव के दौर में हम आए। और बीरपुर में उस समय वर्तमान विधायक थे आदरणीय शैलेश कुमार बुलो मंडल जी। 2000 ईस्वी के आसपास का बात है। माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी और रामप्रकाश महतो जी शिक्षा राज्य मंत्री थे। वो रहने वाले कटिहार के हैं। तो गए उनसे मिलने। मंजूर खान है, अभी उप मेयर हैं कटिहार के, हमारे मित्र के बहनोई हैं। उन्हीं के माध्यम से बोले सर आप कटिहार के मंत्री हैं कि पूरे बिहार का? बोला नहीं पूरे बिहार के मंत्री। क्या बात है? हम बोले सर कटिहार में क्रिकेट हो रहा, आप यहाँ आते हैं, बीरपुर में खेलकूद कराते हैं, आप नहीं आते हैं। बोला बुलाइएगा तो आएंगे। हमने कहा समय दीजिए। उन्होंने समय दिया और आदरणीय रामप्रकाश महतो को बीरपुर आमंत्रित किए। वो आए, बड़ा मंच बनाए, हजारों खिलाड़ी वहाँ मैदान में रहे। और आदरणीय तत्कालीन विधायक बुलो मंडल जी को भी हम लोग आमंत्रित किया। हमेशा बुलाते थे कि भाई हम लोगों का एक भाई पिछड़ा समाज का लोग है। और रामप्रकाश महतो जी आए। हम लोगों का डिमांड था कि सर बीरपुर में खेल का नर्सरी कहा जाता है, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो, विभिन्न तरह का खेल कूद हम लोगों ने कराया था। यहाँ पे कराया। नेट बॉल शुरू किया, हैंडबॉल शुरू किया, ताकि अधिक से अधिक मेरे जुनून दिमाग में चढ़ गया कि नहीं भाई खेल मतलब खाली वॉलीबॉल क्रिकेट फुटबॉल ही नहीं, अन्य और भी खेल है। साइकिल का लाए, उस साइकिल पोलो लाए, विभिन्न तरह का खेल, मतलब सब खेल को आप लाते गए। एसोसिएशन लाया, उसका संगठन बनाया। और भाई ये आदमी को इसका सचिव, इसका इस संगठन का इसका सचिव, इसका अध्यक्ष, पूरा कमेटी बनाते गए। बॉल बैडमिंटन का लाए। और अपने जो लोग खिलाड़ी सीनियर होते जाते थे उनको एक एक संघ बनाते जाते थे, भाई चलाओ। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब आदरणीय रामप्रकाश महतो जी आए और हमने डिमांड रखा कि भाई हमको एक स्टेडियम चाहिए। बीरपुर का सर्वोदय खेल में जो स्टेडियम देख रहे हैं मैदान में, छोटा सा स्टेडियम, मेरी कल्पना में वो स्टेडियम, मेरे कल्पना में बड़ा स्टेडियम। तो रामप्रकाश महतो आए। उन लोगों को उस समय हम लोग जो है बढ़िया खाना वाना, मछली वगैरह सब खिलाए थे, है ना। तो रामप्रकाश महतो जी ने कहा कि गौतम जी आपका डिमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। और आदरणीय बुलो मंडल जी से भी कहा कि कुछ फंड हम देते हैं, कुछ फंड तुम दे दो और एक हो जाएगा। तो पूछे कि कितना में स्टेडियम हो जाएगा? तो उस समय हम साई सेंटर किशनगंज में रह रहे थे। हमने कहा सर वहाँ पे एक स्टेडियम बना है, वो 35-40 लाख में बन गया है सर। दो तरफ से गैलरी हो जाए, थोड़ा 10 फीट ऊंचा, उसके नीचे रूम बन जाएगा, तो कुछ हमारे टीम रूम आएंगे, ठहरने की व्यवस्था हो जाएगा। सामने मैदान हो, एक बढ़िया मंच हो जाए, चारों तरफ से बाउंड्री हो जाए, एक दो जगह और गैलरी बना दीजिए, फिर बाद में देखा जाएगा। तो बोले, तो आदरणीय बुलो मंडल जी हम लोग को अब अपने आवास पे बुलाए और वो चीज़ें उन्होंने पूरा नहीं किया। उस बात को हम छोड़ देते हैं कि वो आज तक पूरा नहीं हुआ। अच्छा। तो मेरे मन में आया कि चलिए ऐसा ही चलता है।
एक और संगठन से हम जुड़े हुए थे, उनका नाम है राष्ट्र सेवा दल। पूरे भारत के अंदर वो संगठन है और युवाओं के अंदर जो है समाजवादी विचारधारा को लाना, कला संस्कृति से जोड़ना, वैचारिक चीज़ों से जोड़ना, संविधान क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, अंधविश्वास क्या है, इन मूल्यों पर वो काम करते हैं। बंधुत्व क्या है, भाईचारा क्या है, समता क्या है। तो इसका एक कैंप करने हम गए बोध गया। पहली बार बोध गया गए। कब का है समय हमको लगता है 2005 के बाद का है। डायरी में है, ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन जून का महीना था, काफ़ी गर्मी थी। उसमें उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, साउथ के बहुत सारे युवा आए थे, करीब 150-200। समन्वय आश्रम था जिसमें हम लोग ठहरे थे, ये भी याद। तो उसमें एक प्रोफेसर सुभाष बाड़े हैं महाराष्ट्र के, वही अध्यक्ष थे, वो आए थे। भरत लाटकर जी आए थे, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं भाई वैद, वो आए थे। उन लोगों को सुने, बड़ा अच्छा लगा सब कुछ। उसमें हम लोग खेल कूद सब, डांस उन सब किए, तो सब में नंबर 1 आए हम। हाँ, तो वहाँ पर एक सचिदा बाबू हैं, वो अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए कोरोना के समय में। तो सचिदा बाबू ने कहा, गौतम जी ये तो शिविर में आप सबसे फर्स्ट आए, हमसे वहाँ भाषण भी दिलवाए, वो भी दिए। बाद में जो पीड़ाएँ हुई है, दीपक जी, जो पीड़ाएँ हुई है, तो उन सब चीज़ों को, तो उस समन्वय आश्रम में इन लोगों का, जब सारे लोगों के बीच हम आए, नृत्य में, डांस जो होता है उसमें, खेल में, तमाम चीज़ों में फर्स्ट आए। तो सभी शिविरार्थियों की तरफ से हमें कुछ बोलना था, वो भी बोले। तो सचिदा बाबू जो, हमने कहा कि वो एक्सपायर कर गए, तो उन्होंने कहा कि गौतम जी, पुणे में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है युवाओं को, और उसमें देश और विदेश दोनों का है। उसमें जो है जर्मनी से लोग आने वाले हैं, और उसमें अमेरिका से होंगे और चाइना से होंगे, और अपने बिहार के या देश के अलग अलग राज्यों से एक दो लोगों का सिलेक्शन हुआ। आपका भी सिलेक्शन हुआ है कि आप वहाँ इंटरनेशनल मीट में जाइए। गए, 7 दिन का शिविर था। नीरज जी, उसमें बड़ा अच्छा लगा, बोलने का मौका मिला, देश विदेश के लोगों से मिलने का मौका मिला, तो कई चीज़ें दिमाग में खुला। वापस आए, और इधर जब भी कोई कार्यक्रम करते थे तो यहाँ के जो विधायक मंत्री होते थे उन सब लोगों को हम बुलाते रहते थे। बीपुर महोत्सव किए 2006 में, तो उसमें भी महाराष्ट्र के जो कहे पूर्व मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, और साधारण नहीं रहे, बड़े बड़े उस समय आतंकवादियों को उन्होंने पकड़ करके जेल में डलवाया था। हाजी मस्तान जैसे लोगों का बड़ा नाम रहा, अभी जो दाऊद डॉन वगैरह सब का उससे बड़ा, वो आए। और अभी विधायक रही हैं, और भी यहाँ खगड़िया लोकसभा के सांसद रही हैं रेणु जी, अब डॉक्टर रेणु सिंह कुशवाहा लिख रही हैं, उनको भी हम बुलाए थे। उन्हीं से उद्घाटन कराया था, उनसे समापन कराया। 2007 में बीपुर महोत्सव के, तो अभी जदयू में मंत्री भी रहे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, नरेंद्र नारायण यादव, जो अपना आलमनगर के, हाँ आलमनगर के, उनको बुलाए थे, मधेपुरा, हाँ आलमनगर, उनको बुलाए थे। शहनवाज हुसैन जी उस समय भागलपुर के लोकसभा के सांसद थे, उनको बुलाए थे। भगवान प्रलय कवि थे, देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को बुलाए। और तब हमारे अंदर कुछ राजनीतिक कल्पना जगने लगा था। वो राजनीति ये था कि बीरपुर कहता वीरों की धरती है, बहुत वीर रहे हैं, आखिर कौन है वो बीरपुर, आखिर पीछे क्यों है? राजनीतिक रूप से वो पीछे है, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग क्षेत्रों का डेवलपमेंट देख रहे हैं। जिस नौगछिया को हम जाते थे कॉलेज में ट्यूशन पढ़ने सब, तो एक साधारण रेलवे स्टेशन का देखते थे, वहाँ ठीक से कोई रोशनी का प्रबंध नहीं, कितना डेवलप कर गया, मार्केट डेवलप कर गया। कॉलेज वहाँ जीबी कॉलेज, मदन एहलिया कॉलेज, सर्राफ कॉलेज, तो अब बीरपुर देख रहे धीरे 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 ख़त्म। हम लोग घाटगाड़ी पर चढ़े हैं, बीरपुर से भागलपुर जो है महादेवपुर घाट तक जाते थे, तो घाटगाड़ी पे चढ़ के गए। हाँ, नाव ट्रेन चलती थी यहाँ से, कोयला वाली। तो देखे कि धीरे धीरे बीरपुर से ख़त्म हो रहा है, तो बीरपुर को चाहिए क्या? तब हमने उसमें ढूंढने का प्रयास किया कि आखिर बीरपुर वीरों की भूमि थी, तो कौन वीर हैं, वो है कौन, लोग कहाँ हैं, क्या स्थिति है, लोग उनको जानते ही नहीं जानते। तो इसी ढूंढने की प्रक्रिया में बीरपुर महोत्सव का हम लोग आयोजन किए थे। और उसी में जब नरेंद्र नारायण यादव आए थे,
बीहपुर का रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ से जा रहा था, यहाँ आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी सक्रिय रहे। तो वहीं पर हम लोग नरेंद्र यादव जी को कहा कि आप पंचायती राज मंत्री भी हैं और बीहपुर का एक धरोहर है, ये भी चला ही जाएगा तो बचेगा क्या। तो बीहपुर महोत्सव में हम लोगों ने जो मूर्ति बनाया था, भारत माता की एक बड़ी मूर्ति बनाए थे। तो एक तरफ जो है कोई आंचल पकड़े हुआ है, कोई इधर से हाथ पकड़े हुआ है, कोई इधर से साड़ी पकड़े हुआ है, 4 लोगों को लगाए थे। चारों मतलब था प्रतिनिधित्व हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। और जो भारत माँ है वो बूढ़ी हो चुकी है, 2007 का कल्पना आप देखिए, बूढ़ी हो गई है। विकास की जो ये चीज़ें होनी चाहिए थे वो सब हो नहीं रहे। इधर भगत सिंह का मूर्ति बना, उधर जो है खुदीराम बोस फांसी पे लटके हुए हैं उनका है, ये सब बनाए थे। और बड़ा झांकी भी बनाए थे, खेल कूद का कार्यक्रम किए थे, सांस्कृतिक मंच किए थे, नुक्कड़ नाटक किए थे। भागलपुर से जो है टीम को मंगाया गया था, हर एक क्षेत्र से कुश्ती का काम करा, कबड्डी खेल हो रहा है, बैडमिंटन हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, सब खेल। लगता था कि हाँ एक महोत्सव है। और ये सब आम लोगों से चंदा चिट्ठा मांग कर, बाद में जो लोड पड़ता था वो हम निर्वाह करते थे, मैक्सिमम लोगों का सहयोग मिलता था। और ये सब करते करते 2009 में हम गए मध्य प्रदेश भोपाल। एक डॉक्टर सुनीलम है, मध्य प्रदेश के विधायक रहे हैं 2 बार समाजवादी पार्टी से, और किसानों के बड़े नेता हैं। करीबन 175 मुकदमा उनके ऊपर चलता रहा है, कई में सजा हुआ, कुछ ये हुआ वो हुआ, जेल भी गए। तो वो भोपाल में विधायक क्लब में शिविर लगाए थे, यही राष्ट्र सेवा दल युवा नेतृत्व निर्माण प्रशिक्षण शिविर। और वहाँ हम लोग गए, वहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया कि गौतम जी, करीबन 200 से ज़्यादा नौजवान युवा युवती पूरे देश से आए हुए थे। एक प्रस्ताव रखा गया कि पूरे भारत का एक यात्रा निकालना है और देश की स्थिति क्या, हालात क्या है उसको समझने जानने के लिए। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, उसको अपना खर्चा अपने वाहन करना होगा, कम से कम 20,000 रुपया देना पड़ेगा। तो खड़े हो गए हम, सब लोगों ने ताली बजाया, आगे सारे महान लोग बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर सुनीलम ने कहा, गौतम जी आपके स्वागत में ताली बजा है, जरा एक बार पीछे घूम के देखिए ना। तो पीछे घूम के देखे तो मैं अकेला ही था और कोई खड़ा नहीं था। हमने कहा सर यात्रा होगी ना, आप लोग तो रहेंगे, मैं फाइनली जाऊंगा। तो लास्ट में अंतिम दिन तक में 7-8 लोग तैयार हुए थे। तो ये रहा, और पूरा भारत 2009 में 9 अगस्त से लेकर के 12 अक्टूबर तक पूरा भारत यात्रा किए। और उस यात्रा का जो हरी झंडी दिखाया था, सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद फौज था, उस आज़ाद हिंद फौज के जो कैप्टन अब्बास अली थे उन्होंने दिखाया था, डॉक्टर जी परीख ने दिखाया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी का वहाँ पर शुभकामना था, देश के बड़े समाजवादियों का सारा चीज़ लोग रहा था। तो ये रहा। और उससे पहले जो है 2007 और 8 में देश के विभिन्न हिस्सों में, जैसे एक सुरेंद्र मोहन जी हैं, समाजवादी, बड़े समाजवादी लोग हुए, और जो जनता पार्टी का गठन हुआ था उसके संयोजक रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो उन लोगों के साथ घूमने फिरने का मौका मिला, काम करने का। चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जो सच्चर कमेटी बना, उनके साथ कुछ दिन सीखने का मौका मिला, उनके साथ दिशा निर्देश पर कुछ काम किया दिल्ली के अंदर। मुंबई में चलो गवा करे अभियान करके, चलो गांव की ओर, तो पूरा जो अलीबाग है, पनवेल है, ये सब पद यात्रा किए थे आप। हाँ, तो देश के जो समाजवादी बड़े बड़े हैं, पन्नालाल सुराना जी हैं, ऐसे ऐसे लोग, संदीप पांडे, रमन मैग्सायसी अवार्डे हैं, डॉक्टर प्रेम सिंह हैं, उड़ीसा के लिंगराज जी हैं, बहुत सारा अभी याद नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के बीच जो काम करते रहे तो एक दृष्टि बना कि आखिर हम ये समाज कैसा बनाना चाहते हैं, हमारा मुल्क कैसा होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हेल्थ व्यवस्था, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था वो कैसा होना चाहिए। तो
जो समाज में जो मानवीय मूल्य है वो क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर लगातार काम करते। उस समय हम लोग SEZ के खिलाफ आंदोलन किए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, विशेष आर्थिक क्षेत्र, मनमोहन सिंह की सरकार में आए थे और किसानों ने बड़ा इसका ज़बरदस्त विरोध किया था। हम लोग भी विरोध में थे। उस समय नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ थी, तो उस पर हम लोगों ने विरोध किया। आंदोलन जारी रहा और देश के विभिन्न हिस्सों में हम जाते आते रहे। तो एक मन में हुआ, चुनाव न लड़ने का कोई कल्पना मेरे पास नहीं था। इसी सब क्रम में सच्चर साहब, भाई वैद, कुलदीप नैयर, पन्नालाल सुराणा जी, डॉक्टर सुनीलम और कई देश के तमाम समाजवादियों ने कहा कि अब फिर से समाजवादियों का एक पार्टी संगठन होना चाहिए और इस पर भी देश के विभिन्न हिस्सों में सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में भी हमने भागीदारी की और लास्टली 2011 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया और सोशलिस्ट पार्टी का गठन केरल में हुआ। बिहार का युवा का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का। और उस पर हमने सम्मेलन पटना में कराया, बिहपुर में कराया और मुंगेर, भागलपुर, विभिन्न जगह। और उसी में ये तय हुआ कि गौतम कुमार प्रीतम को बिहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाना है। हमने कहा सर किसी और को लड़ा दीजिए, क्या करें। बोला नहीं, आपके अंदर जो योग्यता है और आप जो देश के अंदर विभिन्न जगह घूमे हैं और जिस तरह से आप चीज़ों को आप समझ रहे हैं, राजनीति के भीतर क्या है बाहर क्या है, ये सब, तो चुनाव में आप खड़े होइए और कम से कम समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाइए लाइए। और इसी क्रम में 2015 में हम चुनाव लड़े। तो जब चुनाव मैदान में आए तो पक्ष विपक्ष समझ में आने लगा, भाई पक्ष कौन है विपक्ष कौन है। बहुत लोगों ने तो कहा वोट कटवा है। हाँ, हमने कहा वोट कटवा क्या होता है, ये समझ में नहीं आया। तो हमने अपने सीनियर से पूछा सर वोट कटवा कह रहा है, ये वोट कटवा क्या होता है। तो बोला कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलता है, आप चुनाव लड़िए, आप अपनी बात कहिए, जो आपके पक्ष में होगा वोट देगा। वोट कटवा क्या, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, जो इसके लिए बालिग है, लायक है। तो चुनाव लड़े और 687 वोट मेरे पास आया। तो मेरे मन में ये कल्पना था कि बिहपुर महोत्सव का आयोजन किए, हजारों लोगों से संबंध है, तब तक लगभग 10,000 से अधिक युवा युवतियों को खेल कूद में हमने लाने का काम किया। वो हमें कम से कम गुरुजी हैं दोस्त मित्र हैं, वो वोट करेंगे। एक मन में कल्पना, चुनाव ना तो जीतेंगे नहीं तय था। तो मेरे दिमाग में आया कि 5-10 हज़ार वोट आएगा। मेरे पिताजी को लगता था कि गौतम तो युवाओं का बड़ा चेहरा है, पूरा हृदय सम्राट लोग कहते थे, युवा सम्राट कहते थे। और अखबार, रेडियो इस सब में मेरा खूब चलता रहा, DD1 ये सब टीवी वगैरह सब पर भी। कबड्डी संघ का स्थापना कर लिए, पूरा कबड्डी का खेल चला था। हाँ, सब ठग लिया। बाद नहीं, ठगा नहीं, राजनीतिक चेतना नहीं। देखिए नौजवान है, उनको क्या मतलब, बहुत सारा राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, राजनीतिक चेतना नहीं है और उस तरह की दृष्टि नहीं है। बहुत सारे तो उसमें नवा लिख रहे होंगे, 18 वर्ष पार करेंगे वोटर लिस्ट बनेगा तब ना। और उसके बाद उनका माँ बाप जो कह देगा वो सुनेगा, मेरा पहले कैसे सुनेगा। एसर्ट करने का क्षमता 25 वर्ष के बाद आता। तो 25-30 वर्ष के बाद जो दावेदारी लोग करेंगे, तो चुनाव ना हो गया, ख़त्म हुआ, वोट आया 687, तो मुझे निराशा हुई। मुझे लगा ये सब लोग कहते हैं अपने अपने, तो इसमें तो मैं कोई जात पात तो उस समय नहीं था। वॉलीबॉल खेलते थे तो इसी बिहपुर थाना के से वॉलीबॉल की शुरुआत किए, तो सरवर्षा में मैक्सिमम लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग किया। सभी जनरल क्लास के लोग हैं। वॉलीबॉल में हम विभिन्न जगह गए तो वॉलीबॉल में हमने देखा कि मैक्सिमम जो है वॉलीबॉल खेल बिहार में भूमिहार कास्ट के लोग खेलते हैं और खूब खेलते थे, अच्छा खिलाड़ी थे, बहुत अच्छा अटैकर, बहुत अच्छा जो है लिफ्टर थे, डिफेंस करते थे, ऑलराउंडर प्लेयर थे। तो प्यार सम्मान भी मिलता था, खिलाड़ी मिले, अवार्ड भी, बहुत सारे टीमों का बोड़ो खेलने जाते थे, सरवर्षा का, गौरीपुर का, इधर उधर का। लेकिन जब राजनीति में आए तो ये जब वोट नहीं आया तब हम लोग कि भाई वोटवा क्यों नहीं दिया। तो इस पर मंथन करने लगे तो पता चला वोट तो यहाँ देता है बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे, जात पात के नाम पे, सब अपनी अपनी जाति का एक कुनबा बना हुआ, उसी के आधार पर वोट होता है।
फिर तब हम राजनीति में और वैचारिक राजनीति करने लगा। फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड है क्या, ये ब्राह्मणवाद मनुवाद क्या है, ये दलित क्यों है, ये अति पिछड़ा क्यों है, ये पिछड़ा क्यों है, महिलाएं हैं तो दोयम दर्जे का क्या है, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। बीरपुर में मज़ार है मंगन शाह मज़ार का, लाखों हिंदू भी चढ़ाते हैं चादर, तो फिर मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं। पर्व त्यौहार में लगातार हमेशा आप उसका सहयोग लेते हैं। अनंत डोरा बनाने वाले कौन हैं, तो मुस्लिम समाज का है। वाला वही होता है। तमाम चीज़ बेचने वाले कौन हैं, कपड़ा जो सिलाइएगा दुर्गा पूजा में पहनने के लिए सिलाई करने वाले 90% से अधिक दर्जी जो है मुस्लिम समाज के। विश्वकर्मा पूजा करिए, मोटरसाइकिल सफाई करिए, ठीक कराइए बेचारा मुस्लिम समाज का। हमने आखिर कहा कि ये राजनीति है क्या। तब हम अपने महापुरुषों के तरफ लौटे पढ़ने के लिए। तो बुद्ध को पहले ही पढ़े हुए थे, महावीर को पहले पढ़े थे, जीसस को पहले पढ़े थे, गुरु नानक साहब को पढ़े थे, कबीर रहीम, ये सब स्कूल में भी पढ़े थे, स्कूली क्लास में भी पढ़े थे। तो अब इनकी विचारधारा क्या है, किताब में तो उतना ही पढ़ा जाता है कि केवल पढ़ लीजिए जान लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्लास में हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने ए.वी. रामास्वामी नायकर को नहीं पढ़ा, हमने महात्मा ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा, सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़ा, पढ़ाया भी नहीं जाता है सर, फातिमा शेख को नहीं पढ़ा। तो जब इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, भगत सिंह के बारे में पढ़ा, भाई बड़ा क्रांतिकारी थे, लेकिन भगत सिंह की वैचारिकी क्या है, वो बम क्यों पटके, तब इन चीज़ों के किताबों को ढूंढना शुरू किए। तब फिर बहुत आया कि एक बहुजन कॉन्सेप्ट। बहुजन क्या है, तो जो शोषित वंचित कमज़ोर हैं, यानी दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो सताए हैं, और देश की तमाम महिलाएं हैं, ये सब बहुजन कॉन्सेप्ट के भीतर आता है। और इन्हें जिन्होंने सत्ता में कब्जा जमाए रखा, धन पे कब्जा जमाए रखा और ज्ञान पर भी कब्जा जमाए रखा है, वो लोग इन्हें हाशिए पर धकेलने के लिए पूरा षड्यंत्र करके रखा है। तब केरल में हमारी माँ बहनों को वस्त्र जो है स्तन ढकने के लिए भी कर देना पड़ता है, मुलक्कर टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को जब जानने समझने लगे, तब समझ नहीं राजनीति क्या है। तो 2020 में जो चुनाव फिर हम लड़े, तब फिर अपनी मर्जी से चुनाव लड़े। हमने कहा नहीं लड़े, इसके बाद 2015 में लड़े। फिर 2020 में हमने पार्टी को कहा कि इस बार चुनाव में लड़ना चाहता हूँ, इस बार तो आपने लड़ा है, इस बार मैं चाहता हूँ कि चुनाव लड़ूँ। और ये विचारधारा, इस विचारधारा के आधार पर जो समाजवाद आपने पढ़ा है, समाजवाद का और भी जो पहलू है, लोहिया को हमने पढ़ा, लोहिया का सप्त क्रांति विचार यात्रा ही पूरा देश में गया था। और उसमें तब हमने कहा कि महिलाएं अगर आज भी शोषित वंचित है, देश की आधी आबादी आज भी शिक्षा से वंचित है, धन संपत्ति से वंचित है, आज भी वह दोयम दर्जे की नागरिक है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। कोई एक जनेऊ पहन करके भी सुपरिटी हासिल कर लेता है, कोई बाबा साहब अम्बेडकर जो कोट और टाई लगा लेते हैं, फिर भी वो दलित और अछूत कहलाते हैं, और आज भी मेन स्ट्रीम में एजुकेशन में उनको नहीं डाला जाता है। तब हम इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। और फिर हमने 2020 का जो एजेंडा था, पूरा बहुजनवादी एजेंडा को लेकर के मनुवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए, मुझे मालूम था कि चुनाव में नहीं जीतने वाला हूँ, लेकिन समाज में जो बातें दबी हुई है उसे तो छोड़ना नहीं है। और 2018 में भाजपा की सरकार जो 2014 में आई, 2014 में सरकार भाजपा की आई, और भाजपा के आते ही जिस तरह से उपद्रवी लोग उपद्रव करना शुरू किए, तो उस पर हम एक्शन में आए। 2014 में सरकार बनी, पूंजीपतियों की सरकार बनी, मनुवादियों की सरकार बनी, भाजपा की सरकार, मोदी सरकार। तो जब उमा भारती को भी पार्टी के अंदर मंत्री पद से इस्तीफा की बात की गई, तो उसके दूसरे दिन हमने एक कविता लिखा, आवारा पूंजीपतियों की ये सरकार, महंगाई के हरदम पड़ेगी मार, अच्छे दिन की ये सरकार, जनगण मन रहो तैयार। बढ़ रहा मनुवादी व्यवस्था का चार, क्या गंगा पर है सिर्फ हिंदू का अधिकार, गंगा पर है हो हल्ला, यमुना पर मौन सरकार, अच्छे दिन की ये सरकार, जनगण मन रहो तैयार। तो 9 स्टेंजे का कविता है, कभी आपको सुनाएंगे। तो ये लिखा और कविता के माध्यम से, लेखन के माध्यम से शुरुआत किया। और 2018 में मोदी सरकार
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो दलित संरक्षण कानून है, एट्रोसिटीज एक्ट जिसको कहते हैं, दलित सुरक्षा संवर्धन कानून जो है, उसमें फेरबदल कर उनके उस कानून की जो ताकत थी, जो शक्ति थी, उसे ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो SC/ST मामले में जो लोग पर आरोप लगाया जाएगा तो आरोपी को पकड़ने से पहले उसकी समीक्षा की जाएगी और बड़े पदाधिकारी सदस्य लेने के बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। जबकि ये था कि जैसे ही आरोपी ने थाना में फायर किया, SC/ST एक्ट लगा कि उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी है और 3 महीने के लिए उनको जेल भेजना है, फिर उसको बेल मिलना है। तो इसको लेकर के पूरे देश के अंदर छोटे छोटे संगठनों ने एक आंदोलन की शुरुआत किया और हम लोगों ने भी यहाँ इस बीच एक सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के नाम से संगठन, वैचारिक संगठन बनाया और काम करने के लिए शुरुआत किया था। उस समर्थन में उतरे और पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत सारे लोग सड़क पर उतरे, शांतिपूर्ण आंदोलन किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार ने गोली चालन किया, 24 से अधिक हमारे नौजवान शहीद हो गए, यहाँ तक कि 11 साल तक के बच्चे शहीद हो गए। और इसी बिहपुर में मुझे जेल में उठा के डाला गया, जो 18 अप्रैल से लेकर 7 जून तक नौगछिया जेल में रहे। कितने दिन रहे? अब 18 अप्रैल से 7 जून तक 50 दिन से प्लस। हाँ, 50 दिन से ज़्यादा ही हो गया, हाफ सेंचुरी हो गया। तो वहाँ 51-52 दिन तक शायद हाँ जेल में रहे। और यहाँ से मेरा बेल नहीं हुआ। बेल हमारे साथियों ने अपील यहाँ से रिजेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिजेक्ट किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इतना ही रिजेक्ट नहीं किया बल्कि अलग से कुछ लिख दिया मेरे ऊपर कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जबकि FIR में ऐसा कुछ नहीं था। तो मानसिकता कुछ है ना जो ये है। तो हाई कोर्ट में हमारे 5 मित्र वकील जो है खड़े हो गए और बेल मिला और बाहर में रिहाई हुई। तो ये तमाम तरह का चीज़ें हमारे बीच में रहा। इसी बीच NRC NPR हुआ, आसाम से शुरू हुआ और दिल्ली में शाहीन बाग बना, तो पूरे देश के अंदर कई जगह शाहीन बाग बना। और उस NRC NPR के आंदोलन के दौर में जब अल्पसंख्यक समाज को टारगेट विशेष रूप से किया गया, उसमें दलित भी जा रहे थे। भाई ज़मीन जब चेक किया जाएगा, जो अभी जो वोट, ये जो मोदी जी वोट चोरी का मामला जो उन पर आरोप लगाया गया है, ये तो अभी मतदाता सूची बनाने में NRC लगा रहे हैं, यही तो मामला था वहाँ। और ये मामला लेके उठा और हम लोगों ने उसमें ज़बरदस्त आंदोलन किया। उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, अन्य अन्य जगह के लोगों को यहाँ भी बुलाया और मैं भी विभिन्न जगह पर गया। और ये सारे मुद्दा समेट करके हम लोगों ने 2020 के विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम किया। 1075 वोट मेरे पास आए। 2 बार लड़े, एक बार 500 से प्लस था, 687 के आसपास, दूसरे बार और 1075 1100। तो चलिए सवाल सर सी था, हाँ जरूर था, इसको फिर थोड़ा ले जाना है कि बिहपुर में जो आप 2 बार चुनाव लड़े और उसका सवाल था तो आपने जवाब दे दिया कि किस उद्देश्य हम चुनाव लड़े थे और क्या उद्देश्य था। तो तीसरा सवाल है, बिहपुर विधानसभा आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी भी चाह रहे हैं आप, राजद से चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं। तो सब लोग उम्मीद बनाए हुए हैं, आप भी बनाए हैं, तो इस बार क्या मोटो है? उस बार तो आपका एक अलग था, अब की बार क्या है? देखिए उस समय भी हमारा जो मैनिफेस्टो था चुनाव लड़ने का कि ये तो राष्ट्रीय परिदृश्य में आपके सामने हमने बात रखा था, लेकिन बिहपुर को लेकर के जो हमने उस समय भी कहा था कि बिहपुर में शिक्षा को लेकर के जो कॉलेज है, जैसे आप देखेंगे पहाड़पुर नागर उच्च विद्यालय पहाड़पुर है, नागर समाज के करीबन 12-14 हज़ार यहाँ मतदाता हैं और उन लोगों का एक सपना रहा कि हमारा हाई स्कूल जो है वो सरकारी हाई स्कूल हो, डिमांड भी रहा। 20 साल से नेता छल रहे हैं उनके और आज तक वो नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार में वहाँ भाजपा का भी 50% वोट जाता है, लेकिन आज तक नागर उच्च विद्यालय सरकारी नहीं हुआ। हमने अपना एजेंडा लिया था कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो निश्चित तौर से इसे सरकारी मान्यता दिलाऊंगा। हमारे यहाँ गौरीपुर कॉलेज है, सत्यदेव राय कॉलेज, बहुत लोग पढ़े हुए विद्यार्थी, आज तक वह निजी है, प्राइवेट है, उसका सरकारी होना चाहिए। भ्रमरपुर में महिला कॉलेज, इस क्षेत्र में महिला कॉलेज नहीं है, तो महिला कॉलेज प्राइवेट में है तो उसे भी सरकारी करके और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम शिक्षा का स्तर पर ये करेंगे। उसी तरह खड़ीक में भी
कॉलेज है और आज वो भी हाशिए पर है, उसको किसी तरह का डेवलपमेंट पे काम किसी विधायक ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया। तो शिक्षा पे ये हमारा जोर है कि इनको तो पहले से स्थापित है, इनको केवल सरकारीकरण करना और उनकी विधि व्यवस्था को बढ़ा देना है, हमारा उद्देश्य ये भी रहा है। और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उन्होंने 2007 में प्रोफेसर मुचकुंद दुबे के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, समान स्कूल शिक्षा प्रणाली आयोग, और उसमें डॉक्टर अनिल सदगोपाल जी भी रहे हैं। और कैसे शिक्षा को बिहार में डेवलप करें, वो आयोग के अंदर रिपोर्ट भी सिफारिश है। हालांकि नीतीश बाबू ने उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, लेकिन वो किताब मेरे पास है, हमने उनको भी पढ़ा है। और आज के डेट में उससे और क्या बेहतर हो सकता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास। और ये हमारी सरकार बनने पर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए शिक्षा सब लोगों के लिए सुलभ हो, उन्नत हो, गुणवत्तापूर्ण हो और परोस आधारित हो, ताकि सरकारी नौकरी करने वाले हों कि गैर सरकारी वाले हों, कि IAS हो कि IPS हो, उस स्कूल में उनके बच्चे पढ़े, नेताओं के बच्चे उस स्कूल में पढ़े, मुखिया सरपंच जिला परिषद के बच्चे जब उस स्कूल में पढ़ेंगे तो बिहार का स्कूल सुधरेगा। तब 1500 में बहाली नहीं होगा, तब शिक्षक जो है वहाँ नींद नहीं मारेंगे, खैनी नहीं खाएंगे, शराब पी के क्लास में नहीं आएंगे, तमाम तरह का वीडियो आता रहता है। बावजूद मैं ये कहता हूँ कि इतना होने के बावजूद भी सरकारी स्कूल में आज भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, बिल्कुल, जिसके कारण आज भी सरकारी स्कूल टिका हुआ है। और सरकार लगातार आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को कम करता जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है ना। अभी बिहार के अंदर 5000 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज करने का प्लान किया है, अब बहुत जगह मर्ज हो भी चुका है, जहाँ आंदोलन हो रहा है रुक रहा नहीं तो मर्ज कर रहा है। तो अभी जो हमारा एजेंडा है, ये शिक्षा पर हमने कहा, उसी तरह स्वास्थ्य पर है, उसी तरह हमारा खेती किसानी पर है, युवाओं पर है। अब सर राजद वाला बोलना बंद कर दिया, कहा कि बीजेपी वाला बोलते हैं कॉपी कर लेते, दूसरे बोलता नहीं है। हाँ, बहुत बात नहीं बोलते हैं, असल में है ही। अब देखिए बिजली आंदोलन, नीरज जी आप साक्ष्य हैं, बिजली आंदोलन का शुरुआत मेरे ही घर से हुआ। बिल्कुल, मेरे ही घर की बिजली काट दी गई, बोला कि स्मार्ट मीटर लगाइए नहीं तो आपकी बिजली काट देंगे। और बीहपुर का जो इंजीनियर, उसको जो JE बोलते, जूनियर इंजीनियर, जो बीहपुर ब्लॉक का था, उन्होंने फ़ोन पर मुझे थ्रेटनिंग दिया और कहा कि इसका मोबाइल रिकॉर्डिंग करो, आज इसका बिजली काट दो। धमकी दिया, धमकी दे काट दिया। अब मैं घर पे नहीं हूँ, शाम में 6:30 बजे मेरी पत्नी फोन की कि देखे ना आप बोले काटने के लिए, तो काट ही दिया, काटा दिया। तो संजोग से हम बीहपुर खादी भंडार में कई लोग थे, 30-35 लोग थे, मीटिंग चल रहा, सभी साथियों ने कहा चलिए, हम लोग नहीं छोड़िए ना, आप सब लोग को कोई ज़रूरत नहीं, इसको देख लेते हैं, ये मेरे ही साथ नहीं बल्कि बिहार के कई लोगों के साथ अन्याय क्या होगा, इसे हम पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे। ये केवल मेरे लिए नहीं है, गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया तो गांधी जी को थोड़ी फेंका था, गांधी जी तो इस बात को पकड़ लिए कि ये मेरे साथ नहीं बल्कि देश के तमाम ऐसे काले लोग हैं जिनके साथ ये अन्याय कर रहा है। हमने पकड़ा और वहाँ गए और तुरंत वीडियो लाइव किया और लोगों को दिखाया कि देखिए मेरे जैसा लोग 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा है, राजनीतिक हनक भी रखते हैं, लड़ने भिड़ने वाले हैं, जेल तेल काटे हैं, लाठी डंडा खाए हैं, केस मुकदमा झेले हैं, तो मेरे जैसे लोगों को अगर ये थ्रेटनिंग दे रहा है तो आम गरीब गुरबा, जिसको मुंह में जुबान नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं आता, जिनका पति बाहर है पत्नी यहाँ है, तो क्या ये अन्याय करता होगा, परेशान करता। हमने ये सब वीडियो में बोल करके वो वीडियो ऑफ किया और तुरंत बीहपुर के तत्कालीन जो प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्यनारायण पंडित जी थे, उनको हमने फ़ोन किया कि सर देखिए आज बृहस्पति है और ये इतने बजे हमारा लाइन काट दिया, कल शुक्रवार है, शनिवार को आपके यहाँ हम धरना देने आ रहे हैं, ये बहुत गलत है, ये हमारे नागरिक अधिकार के खिलाफ है। तो ये फ़ोन पर तत्कालीन आपको जानकारी दे रहे हैं, हम बाद में आपको आवेदन देंगे। और ठीक शनिवार के दिन हमने वहाँ पे धरना पे गए। सामान्य सा नोटिस था, लेकिन 1000 लोग से ऊपर लोग पहुँचे थे बीहपुर में, और उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह का समस्या, विभिन्न तरह का समस्या को नोट किया, लिखा, फिर खड़ीक में किया, फिर अपने साथियों से फ़ोन करके बिहार के विभिन्न हिस्सों में कराया और आदरणीय बिहार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये संज्ञान में दिया और उन्होंने निर्णय लिया और 1 अक्टूबर 2024 को पूरे बिहार में एक साथ धरना दिया और उन्होंने कहा कि ये मीटर चीटर मीटर है और हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और ये स्मार्ट मीटर हटाएंगे।
तो नीतीश बाबू ने उसका कॉपी किया, कॉपी भी बुरा बढ़िया से नहीं किया, कॉपी किए थे तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देते। और जिस दिन से 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, अब उस पर हम काम कर रहे हैं। कोई 125 यूनिट बिजली, उसमें भी फर्जीवाड़ा है। स्मार्ट मीटर वाले की हम गए चेक करने के लिए, उसका भी 500-700 का बिल आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? एक पंखा है और 2 बल्ब जलता है, और लाइव किए हैं, वीडियो डाले हुए हैं। मेरे ही घर में पिछले बार 18 रुपया बिजली बिल आया, और अभी आ गया है 294 रुपया। घर वही है, लोग वही है, एक मैं, पति पत्नी, 2 बच्चे, वही पंखा बॉल वही बस, वही सब व्यवस्था है। बिजली बिल बढ़ रहा है। बिजली बिल कैसे बढ़ गया? 294 क्यों आ गया? तो ये सवाल है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो राजद में आपका सवाल था कि इस बार क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि बिहपुर विधानसभा कई मामले में राजनीतिक दलों ने उन्हें हाशिए पर रखने का काम किया है। बिहपुर को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है। आज़ादी के आंदोलन में बिहपुर के सपूतों ने जो कुर्बानी दी है, आज भी बिहार के तमाम नेता इनका ऋणी होना चाहिए। बिहपुर आज नगर पंचायत, नगर परिषद नहीं बन पाया, इससे बाद में कोई प्रखंड बना, छोटा छोटा शहर बना, छोटा सा मार्केट बना है, नगर पंचायत, नगर परिषद बन गया। आज भी बिहपुर नगर पंचायत बनने का बाट जोड़ रहा है। ये तो सवाल है ना। बिहपुर जंक्शन था, खत्म हो गया। बहुत सारी ट्रेनें आ रही है, जा रही है, बिहपुर में बहुत कम ट्रेनें रुकती है। और हमारे विधायक बनते हैं तो कहते हैं नौगछिया को जिला बनाएंगे। अरे भाई, बिहपुर विधानसभा के विधायक है, नौगछिया को जिला, आप बिहपुर के मतदाता के बल पर बनते हैं, तो बिहपुर के बारे में बोले। नौगछिया बोलेंगे नौगछिया जो बोलना होगा बोले, पहले बिहपुर बोले ना, भानुमंडल बन जाए। और जिला ही बनना, तो बिहपुर क्यों नहीं जिला बने? क्या कमी है? क्या इसके पास निश्चित भूभाग नहीं है? सारे नेता बहुत, गंगा नदी है नहीं है, कि कोसी नदी नहीं है, कि 7 गो प्रखंड नहीं है। चाहिएगा तो 2 प्रखंड अभी और बढ़ जाएगा, 9 प्रखंड हो जाएगा। बनाइए ना भाग बिहपुर को। और बिहपुर का अपना इतिहास है, जमीन है, संपत्ति, सब कुछ है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति मरा हुआ है। वो अपने नेताओं के पास जुबान नहीं खोल पाते हैं, इसलिए बिहपुर का डेवलपमेंट डाउन गया, रुका ही नहीं। बिहपुर में आरपीएफ इंस्पेक्टर यहाँ बैठते थे, ये खत्म हो गया, नौगछिया चला गया। आरपीएफ बैरक था यहाँ, हर साल बड़ा बड़ा मेला लगता था, कृष्ण जन्माष्टमी, बचपन में हम गए हैं। वो सब चीज़ सब खत्म हो गया। बिल्डिंग पड़ा हुआ है, ज़मीनें पड़ी हुई है, तो कहाँ गया ये? इसलिए बिहपुर से लड़ना चाहते हैं और राजद का चयन किए। राजद से ही इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में आज भी ये वही पार्टी है जो शोषितों, गरीबों, कमज़ोरों की आवाज़ है। कमज़ोर का ये आवाज़ आज भी राष्ट्रीय जनता दल है। और सामंतवाद के खिलाफ लड़ने वाले, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाले, मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाले अगर कोई पार्टी है बिहार में, वो राष्ट्रीय जनता दल है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग सुनते हैं, उनके वीडियो को सुनते हैं, उनके भाषणों को सुनते हैं। और सबसे बड़ा बात है नीरज जी, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल पर इन मनवादियों ने आरोप लगाया, जंगल राज कहा, घोटालेबाज कहा, क्या क्या नहीं कहा। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कह देता है कि ये नम्मी फेल है, क्या नहीं कहा जाता। बावजूद देखिए कि लालू प्रसाद यादव जी, ऐसे उनका नाम जो ऑथेंटिक नाम है लालू प्रसाद ही है, यादव नहीं लगाते हैं, ऑफिस कार्यालय में लालू प्रसाद ही लिखा हुआ है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी को इतना सताया दबाया गया, वो अस्पताल गए, किडनी बदलाए, जेल गए, तमाम तरह का जो है ईडी, सीबीआई सबका प्रताड़ना झेले, लेकिन ये बंदा झुका नहीं, अपने थी पे खड़ा रहा। लालू प्रसाद यादव के जगह दूसरा कोई भी नेता झुक गया है। आज भी देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश जी, पैरे छू लेते हैं प्रधानमंत्री। तो ये तो राजनीतिक अपराध है। आप भी एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देखिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थोड़ा सा भी बेईमान होते ना,
अपने बेटा के ही माया मोह में होते कि नहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री किसी तरह बनाना है तो थोड़ा सा डंडी मारते हो जाते। बिल्कुल। लेकिन ये मिट जाना पसंद किए, लड़ना पसंद किए, रगड़े जा गए हैं। और आज भी माननीय तेजस्वी प्रसाद जी एक हेलीकॉप्टर भाड़े पे बुक किए हैं तो विपक्ष में नोट आ गया है। इनका डिजिटल गाड़ी अभी एक भी नहीं घूम रहा है। 400 से ज़्यादा हमने देखा वहाँ जदयू भाजपा के कार्यालय में एक लाइन से लगा हुआ डिजिटल का वो प्रचार के लिए घूम रहा है। कितना करोड़ों अरबों रुपया रहा है। और उससे ज़्यादा एक प्रशांत किशोर जी हैं। अब बताइए पूरी राजनीति को उन्होंने कॉर्पोरेटकरण किया है। आपसे ज़्यादा गाड़ी उनका घूमता भी, ज़्यादा ही नहीं, हर एक लोगों को उन्होंने भाड़ा पे ही रखा है। हर एक लोग फेसबुक पे चढ़ाने वाले को 50 टका, व्हाट्सएप पे चलाने वाले को 10 टका। हमारे क्षेत्र में भी है, बहुत लोग हमसे परिचित ही हैं। उन्होंने अपनी सारी जमीन गिरवी पर रख दिया। हम आपके यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि 10 रुपया 50 रुपया जैसे ना वो क्रिकेट वाला लगाते रहता है ड्रेन 11 उसी तरह ये लोग 10 रुपया 50 100 रुपया में यूट्यूब फेसबुक पर चला रहा है, आज रहा 150। इसीलिए बड़े बड़े सिद्धांतकारों ने कहा है कि आपको गरीबी में इतना धकेल देंगे कि आपको जीने के लिए भी अगर 1 रुपया देंगे ना तो लगेगा कि हम पर बहुत रहम कर रहे हैं। ये तो करता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए 5वां सवाल है सर, फेसबुक पे मैंने कल एक पोस्ट डाला था तो बिहपुर विधानसभा के ही आपके कार्यकर्ता है और उनके नाम को मैं नहीं लूँगा तो ठीक ही रहेगा। और उसने कहा कि आपने राजद के लिए बिहपुर में क्या किए हैं। आपने राजद को 2 बार हराने का काम किया है, 2 बार राजद के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये उनका सवाल था। बहुत उनके सवाल का हम स्वागत करते हैं। हाँ। क्योंकि जब तक सवाल नहीं करेंगे तो समझदारी विकसित नहीं होंगे। बिल्कुल। तो सवाल का स्वागत है। अब ये जानिए शुरुआती दौर में हमने कहा कि राजनीति में हम आए कैसे। राजनीति में आए थे कि बिहपुर के अंदर एक स्टेडियम हो, बिहपुर में जो आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनके नाम से एक सत्याग्रह स्थल हो। ये सब उनके दिमाग में नहीं होगा जिन्होंने सवाल किया है, निश्चित तौर से नहीं होगा क्यों अध्ययन नहीं है उनके पास। लेकिन सवाल है तो जानना चाहिए। बिहपुर में किसानों के लिए कोल्ड स्टोर हो, बिहपुर के किसानों के लिए भंडारण के लिए सरकारी व्यवस्था हो ताकि अनाज उपजा उस समय सस्ता रहता है और भंडारण में अगर रख देगा तो 2 महीने बाद वही अनाज का कीमत बढ़ जाएगा तो किसान बढ़े हुए कीमत पर उचित मूल्य ले सकेगा। बिहपुर में यहाँ रेलवे के अंदर जो है मालगोदाम बनना चाहिए, यहाँ शेड बनना चाहिए। बिहपुर में आप देख रहे हैं कि उस दौर में प्लेटफार्म पटरी ऊंचा था और प्लेटफार्म नीचे था। लगातार 2 साल तक हमने उस पर आंदोलन चला था। वो था सोशलिस्ट युवजन सभा के माध्यम जब मैं सोशलिस्ट पार्टी में था। सिग्नेचर चला, जो भी एक दिन आंदोलन करते थे तुरंत रेलवे का तमाम CID एक्टिव हो जाता। गौतम जी क्या करने वाले हैं, कोई इसमें आंदोलन में कोई तोड़फोड़ तो नहीं होगा। ये 8 बजे से आंदोलन करते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों से। आप फोन काटिए बाद में। तो बिहपुर में किसानों का उचित मूल्य मिले, उनको दाम मिले। यहाँ फल है, आम है, लीची है, केला है, मक्का है, इन सब चीज़ों पर बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो सके, ये सारा विजन रहा है और ये पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हम राजनीति में आए थे। नौजवान बेरोजगारी में घूम रहे हैं, नौजवानों के लिए सही से व्यवस्था नहीं है, खेल कूद में ही अच्छी व्यवस्था नहीं है। बहुत सारा मेरिटोरियस लड़के हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल रहा है। तो ये सारा विजन था, इसलिए चुनाव लड़ते। उद्देश्य नहीं था मतलब किसी पार्टी को हराना या राजद को, कोई लक्ष्य था आपका? मैं खिलाड़ी रहा हूँ, खेल के मैदान में वहाँ शील्ड रखा हुआ और एक मैदान में 18 टीम भाग ले रहा है, 12 टीम भाग ले रहा है। फाइनल तो किसी को जीतना है, हराने आए हैं कि शील्ड जीतने आए हैं, दोनों एक साथ काम कर रहा है। हराएंगे तब शील्ड पे जीतेंगे। और जब ये समस्या हम जिन लोगों के सामने रख रहे थे उस समस्या पर कान में तेल देकर के नेता सोए हुए थे और वो समस्या का समाधान आज भी नहीं हुआ। वर्तमान विधायक जी को जब वो पहली बार चुनाव जीते तो उन्होंने कहा गौतम जी आप लोगों का खेल का बड़ा समस्या रहा, विधानसभा में सवाल उठाएंगे। सही में विधानसभा में सवाल उठा दिए। क्या उस सवाल उठाने से हमारी समस्या का निवारण हो गया? क्या नहीं हुआ। हमारा समस्या का हल हो गया? क्या नहीं हुआ। आप ऐसे विधायक जी हैं वर्तमान में कि
एक शराबी को छुड़ाने के लिए ब्लॉक में धरना दे देते हैं, यहाँ थाना में धरना दे देते हैं। अच्छा, और और इसी बिहपुर में जब हमारी माँ बहन बेटी के साथ हत्या बलात्कार होता है, आप उसका हाल भी पूछने नहीं जाते। अगर कोई मुझे जातिवादी का आरोप लगाता है तो खरीक में अंभो में सुलेखा देवी हत्याकांड, 51 वर्षीय 53 वर्षीय 3 बार 4 बार पंच रही हैं, हत्या बलात्कार। क्या बिहपुर के माननीय विधायक जी एक बार भी भेंट करने गए? बिल्कुल। अच्छा, जो विपक्ष में थे वो भी गए क्या? इससे पहले कनिकराम तीरा हत्याकांड है, हरियो में 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, बिहपुर मिल्की का अति पिछड़ा बच्ची जो 16-17 साल की थी उसके साथ विभत्स बलात्कार हुआ है। कई एक मुद्दा हम तो गिनाएंगे तो 50 मुद्दा गिनाएंगे बिहपुर में। तो जो ये सवाल कर रहा है, मैं उस बंधु से भी पूछना चाहता हूँ, उनका नाम जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या जिनके पीछे आगे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं आपका नेता वहाँ पहुँचते हैं क्या? राजद के भीतर जो सवर्ण नेता है, अब हम आपको खोल रहे हैं आज भी कि राजद के भीतर जो दावेदारी कर रहे हैं, बगैर नाम लिए कर रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सवर्ण नेता, क्या वो सुलेखा देवी हत्याकांड में जब खरीक में धरना प्रदर्शन किया गया, क्या वहाँ पर आपने आने का काम किया? नहीं गया, नहीं गए, उस धरना में शामिल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जिन साथी ने आपसे ये सवाल किया वो अपने भाषण में कहा कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होता। रिकॉर्डेड भाषण है, बाद में बोलने के बाद उन्होंने माफ़ी मांग लिया, लेकिन भीतर कुछ बाहर कुछ। तो चेतना में हम बिहपुर को क्या करना चाहते हैं? हमें उस शील्ड को जीतना है। बिहपुर में जो विकास रूपी शील्ड है, हम उस शील्ड को जीत करके बिहपुर में विकास करना चाहते हैं। और विकास केवल सड़क बनने से नहीं होता है। तो ये है उनके सवाल में मेरा इतना ही कहना है कि मैं किसी को हराने नहीं, मैं जीतने आया, और उस क्रम में मैं सफल होते जा रहा हूँ। विधानसभा में चुनाव हारना तो मतदाता के आधार पर किसी की हार जीत होती है ना, कैंडिडेट हारता जीतता नहीं है। चुनाव में देखिएगा, जब पार्टी में कोई कैंडिडेट हारता है उससे ज़्यादा उनके कार्यकर्ता पछताते हैं, उनके ज़्यादा कार्यकर्ता रोते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अंतोगत्वा नेता का पूरा ताकत जो है वो कार्यकर्ता है। आज तेजस्वी प्रसाद जी यादव जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। मैं कह रहा हूँ, आदरणीय बड़े नेता भी जो अंतिम पायदान पर नेता हैं उनका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन केवल नाम से ही उनका साथ नहीं देते हैं। इसलिए साथ देते हैं कि उनका विचारधारा, उनका कार्यक्रम का एजेंडा, और वह सचमुच में राजनीति को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इसलिए ना समर्थन देता है। अगर आज बिहपुर विधानसभा के अंदर 600-700 से समर्थन बढ़ते हुए 1100 तक समर्थन गया, और आज हज़ार समर्थन बढ़ा है, तो इसके पीछे हमारी राजनीतिक चेतना है, हमारा विचारधारा है, हमारा प्रोग्राम है। तो इसलिए हम किसी को हराने नहीं बल्कि जीतने आए हैं, और आम लोगों का दिल जीतते हुए बिहपुर विधानसभा को भी राष्ट्रीय जनता दल के मंच से जीतेंगे, और राष्ट्रीय जनता दल के हाथ को मजबूत करेंगे, पूरा विश्वास। चल, और गौतम कुमार प्रीतम जातिवाद करते हैं बिहपुर में? हम उतना ही जातिवाद करते हैं लोग जितना मेरे से जातिवाद करता है, साफ साफ। अगर कोई मुझे नीच मानता है, शूद्र मानता है, अछूत मानता है, और मुझे हे दृष्टि से देखता है, तो जो लोग हमको इस तरह से देखता है, तो उधर उलट करके हम उनको भी यही जवाब देते हैं। मनुष्य है, मनुष्य के नाते आपका भी उतना ही सम्मान है, विशेषण कोई नहीं, विशेष सम्मान नहीं है, उतना ही सम्मान करेंगे जितना आप करते हैं। चलिए, आप गौतम कुमार भगवान विरोधी है, हिंदू धर्म का विरोध करता है? देखिए, भगवान गौतम बुद्ध हैं, उनमें भगवान लगा हुआ है। तथागत बुद्ध का जब स्मरण किया जाता है तो उसमें बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता है, संघम शरणम गच्छामि कहा जाता है, धम्मम शरणम गच्छामि कहा जाता है।
तो तथागत भगवान बुद्ध ने जो बुद्धम शरणम गच्छामि कहा, बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध के शरण में नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्धि के शरण में जाइए, ज्ञान के शरण में जाइए। इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदी में कहा, शिक्षित करो। कहा धम्मम शरणम गच्छामि, संघर्ष के मार्ग पर चलो। कहा संघम शरणम गच्छामि, संगठित रहो। तो भगवान वाला जो मामला है, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी को मानना और किसी को नहीं मानना वह उसका निजी मामला है। एक स्वतंत्रता है, एकदम स्वतंत्रता, और ये स्वतंत्रता संविधान भी देता है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। भले आज सत्ता में नरेंद्र मोदी जैसे लोग आकर के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, इनको विश्वविद्यालय का उद्घाटन करना चाहिए था, इन्हें अस्पताल का उद्घाटन करना चाहिए था, पुल पुलिया का उद्घाटन करना चाहिए था, वन्य चीज़ों को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो डेवलपमेंट का काम है उसका करना चाहिए। ये काम पंडित पुरोहित का है, वो कर ही रहा है, वो करता रहा है। अब भगवान विरोधी नहीं हमारे लिए कहाँ, हम तो कहा भगवान बुद्ध हमारे हैं, हम कैसे विरोधी हो सकते हैं? कुछ लोग हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं, हम कर्मकांड के खिलाफ में हैं। क्या है अंधविश्वास? एक तरफ अब देखिए, एक तरफ जो है अभी 9-10 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, और जिस दिन बलि पड़ेगा उसी माता को बलि पड़ेगा, आप क्या करेंगे? मंदिर में बलि पड़ा को 10 दिन के बाद काटा जाता है। अगर सचमुच में आप लहसुन प्याज खाने वाले नहीं हैं तो 10 दिन का नाटक क्यों? अब 10 दिन का क्यों नाटक कर रहे हैं? ये नाटक है। और आप यहाँ नहीं खा रहे हैं। दुर्गा पूजा आया पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल में बगैर हिलिस मछली का, जिसको हम लोग यहाँ हिलसा मछली बोलते हैं, तो गूगल पे सर्च करने के ही हमारे जो लोग ये सवाल किए हैं, बगैर हिलिस मछली का दुर्गा पूजा होता ही नहीं है। बहुत जगह दुर्गा पूजा ऐसा है कि प्रतिदिन बलि चढ़ता है, यानी कि उनके मानने वाले में ही कई वर्ग हैं। तो अगर कोई भगवान को मानता है या नहीं मानता है, वो एजेंडा नहीं है, ये भाजपाई एजेंडा है, ये मनवादी एजेंडा है, ये भाजपा का प्रोपगेट है। मनुष्य पैदा लेता है बगैर किसी ईश्वर, धर्म, अल्लाह अकबर किसी को नहीं मानते पैदा लेता है। बाकी चीज़ें समाज से सीखता है, कोई उसी में मानता है, किसी में नहीं मानता। कोई सच्चाई क्या है नीरज जी, धर्म बदली जा सकती है, धर्म बदली जाएगी, जाति नहीं बदली जाएगी। आप कहीं चले जाइए, किसी जाति में शादी कर लीजिए, जाति तो पुरुष वाली ही रह जाएगी ना। बिल्कुल, हाँ वो तो बिल्कुल है। खूब अंतर जातीय विवाह कर लीजिए, बच्चे को किसके जात में जोड़ा जाएगा? पुरुष के जाति से जोड़ा जाएगा। तो ये सच्चाई है, धर्म बदली जाएगी, जगह बदली जाएगी, प्रांत बदल जाएंगे, देश बदल जाएंगे, लेकिन जाति नहीं बदली जाएगी, जाति पीछे नहीं छोड़ने तो समस्या जाति है। तो जाति कैसे बदली जाएगी? सवाल उनको ये होना चाहिए, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि भगवान को मानते हैं या नहीं मानते। हमारे लिए भगवान मेरे माता पिता हैं, हमारे लिए भगवान वो तमाम लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाने में हमेशा सहयोग करते हैं। हमारे लिए वही भगवान, हमारे सुख में दुख में हमें आगे बढ़ाने में जिनका सहयोग मिलता वही हमारा भगवान। जैसे अभी धर्म को लेकर जो है भाजपा लगातार इस चीज़ पे बहस कर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और अब देख रहे हैं सर कि एक और बात है कि जो नेता के बच्चे हैं वो सारे विदेश में पढ़ रहे हैं, बहुत महंगे महंगे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। बीरपुर में अगर ही बात करें तो जो नेता के बच्चे हैं वो भी दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो है, चाहे राजद की तरफ से हो, छोटे छोटे बच्चे झंडा लेकर, और भाजपा के भी रैली में छोटे छोटे बच्चा झंडा लेकर नारा लगाते हैं लालू यादव, उधर जो है भाजपा के भी मोदी मोदी करते हैं। लेकिन उसको जानकारी कुछ नहीं है कि पार्टी के बारे में मोदी कौन है, लेकिन वो झंडा लेके सड़क पे घूम रहे हैं। और इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए? नेता के बच्चे तो अपना झंडा हाथ में देंगे नहीं, सड़क पर लाएंगे नहीं, लेकिन हमारे नौजवान गरीब बच्चों को सड़क पर लाकर मोदी लालू करवा रहे हैं। देखिए, इसमें है ये एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। आप देखिएगा कि अपने समर्थन में लोगों को जुटाने के लिए कोई आते हैं, मंच से भाषण देते हैं, उसी तरह का मंच होता है, उस पर प्रवचन देते हैं। भाषण, और भाषण उर्दू शब्द है, प्रवचन हिंदी शब्द है।
तो प्रवचन दे करके जब हमारे सारे श्रोता बैठे रहते एक माहौल बनाते हैं, वो प्रवचन देने वाले प्रवचन देते देते रोने लगते हैं, बिल्कुल, प्रवचन देते देते हंसने लगते हैं। तो जब हंसते हैं तो उनके श्रोता हंसने लगते हैं, प्रवचन देते देते जब रोने लगते हैं तो उनके श्रोता रोने भी लगते हैं। आप फिल्म देखते होंगे, देखे ही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिल्म में जब कोई ऐसा सीन आता जो बहुत करुणा वाला सीन, तो करुणामय सीन में देखिएगा कि दर्शक रोने लगता है। और जब कोई हीरो खलनायक को पीटता है तो दर्शक भी ताली बजाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो असल में उनके मानसिकता के साथ खेलता है। वो सिनेमा जो डायरेक्टर है, जो बनाने वाला, वो मानसिकता के साथ खेलता है। अगर ये दर्शक निरपेक्ष हो जाए, केवल कि हम श्रोता एक दर्शक है और घटित क्या रहा केवल देख रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि लोग देखते देखते उसी में जीने लगता। तो हम जिसका समर्थक होते हैं या जिसका विरोधी होते हैं, तो विरोधी की दशा में उसी तरह हम जीने लगते हैं, और समर्थन में भी रहते हुए एक मनोवैज्ञानिक कारण, ये एक तरह का डिजीज भी है। बिल्कुल, ये चूँकि सवाल है साइकोलॉजी का और पढ़े लिखे लोगों का, तो ये सवाल है उनकी मानसिकता के साथ वो खेलते हैं और उसी आधार पर वो एक्ट करते हैं। और ये एक्ट जो बुद्धों का मनोविज्ञान पढ़ेंगे, किताब है बुद्धों का मनोविज्ञान, 20 साल 25 साल पहले हम पढ़े, तो बुद्धों के मनोविज्ञान में उस किताब में साफ साफ दिख। जैसे कि हम लोग गौतम जी से बात किए कि इनका बैकग्राउंड क्या था और इनका राजनीति का सफ़र क्या था, आप लोगों ने सुना। आज ये बिहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, तो बिहपुर पे ही चर्चा होनी चाहिए। और बिहपुर में बहुत सारे ऐसे हत्या बलात्कार होते रहे हैं। आपने गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब पर देखिए कि उनका आवाज़ कौन बन रहा है, कौन उनका आवाज़ उठा रहा है। सर, बहुत सारे ऐसे घटना हुआ है जो इसका थाना में एफआईआर तक भी नहीं होता है, उस घटना को दबा दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार तक नहीं होता है। वर्तमान विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए भी आखिर कहाँ कमी है? प्रशासन में कमी है या सरकार में इस चीज़ों की कमी है? ये देखिए एक सामाजिक विद्वस्तता है। जैसे अभी पिछले सवाल में आपने कहा कि गौतम जात पात को कितना मानता है। अब देखिए, जब आप जनता ने आपको चुन लिया, राजनीति में पक्ष विपक्ष तय है, होना ही है। तो जनता जैसे ही चुनता है, 100 लोगों में 51 लोग जिनको वोट दे देगा वो जीत जाएंगे, 49 वाले हार जाएंगे। लेकिन जब प्रतिनिधित्व के समय जब आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो ओवरऑल उन तमाम 100 लोगों का करते हैं। और उसमें अगर आप देखते हैं कि ये दलित महिला है, ये अति पिछड़ी महिला है, ये सवर्ण महिला है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और उसके आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर भी आप भेदभाव करते हैं, तो आप जातिवादी हैं। आप उनके संपत्ति के आधार पर, उनके बल के आधार पर आप उनको सहयोग करते हैं, तो फिर आप वाजिब प्रतिनिधित्व आपका नहीं है और आप मुद्देखी जिसको कहते हैं करना, यही करते हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि जहाँ भी कमज़ोर तबका है, हम लोग भी बहुत जगह इस जगह पे गए हैं जो सवाल हम उठाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर देखें कि उनके लिए पक्ष में खड़ा हुए कुछ दूर चला और फिर मैनेज भी हो जाता है। बहुत सारा ऐसा सवाल है जिस पर हम लड़ना भी चाह रहे थे, उनको न्याय दिलाना भी चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वीकनेस है, कोई कमजोरी है, वो पिछड़ा जाते हैं। और कई चीज़ों को सत्ता शासन के द्वारा अपने बाहुबल होने के कारण उन चीज़ों को दबाया जाता है। जैसे बिहपुर में जो सुलेखा देवी हत्याकांड हुआ, दानुक जाति से हैं, दानुक कुर्मी बोलते हैं लोग, उस जाति को, उस महिला का हत्या बलात्कार हो जाता है, विधायक नहीं जाते हैं, कोई सत्ता शासन के मंत्री नहीं जाते हैं, लेकिन हत्या तो ही है। बिल्कुल। अब जो अंदर खाने रिपोर्ट आ रहा है कि एक माहौल बनाया गया है कि उसको तो करंट लग गया था और मर गया। बहुत सारे हम जब डीआईजी से मिलने गए थे, आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी ने एक टीम गठित किया, 5 सदस्यीय टीम गठित किया। नौगछिया जिला के राजद जिला अध्यक्ष, भागलपुर जिला अध्यक्ष, मैं प्रमंडल के प्रभारी और एक महिला अध्यक्ष,
5 लोगों का टीम हम लोग गए थे डीआईजी से मिलने के लिए भागलपुर, और हम लोगों का समय लिया गया था, लेकिन डीआईजी नहीं मिले। फिर उनका वहाँ पर जो डीएसपी रैंक के पदाधिकारी थे उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मौखिक तौर पर बहुत सारा सवाल जवाब हुआ, पीड़ित परिवार को लेकर के गया था, सारी बातें सामने रखा, कौन घटना क्या नहीं क्या सारा रखा गया, लिखित में भी रखा गया। तो हमने कहा कि सर अभी तक जो जांच रिपोर्ट आया है तो उसका कुछ तो आप लोगों के सामने आया होगा, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जानकारी। तो फाइल मंगाए, देखे ओके, लास्टली बोले कि देखिए ऑथेंटिकली हम नहीं कर रहे हैं, लिखित नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीतर जो जांच के अंदर कुछ बातें आई है छन करके, उसमें ये है कि करंट से मारा गया। हमने कहा सर वहाँ कोई बिजली का तार नहीं है, खेतों में कुछ नहीं है, आम चुनने गए हैं, और जो महिलाएं लौट कर के आए वो कहा कि बाकी तो भाग गए, को पकड़ लिया और उनके साथ ये फिजिकल ये दुष्कर्म किया गया है, और आपने लाश वापस नहीं दिया, अभी तक 3 महीना से ज़्यादा ऊपर हो गया। क्या यही महिलाएं किसी संपन्न घराने के, किसी सवर्ण घराने की होती तो क्या मामला यह दबा रहता? यही मामला बिहार के किसी विधायक मंत्री के परिवार का होता तो क्या यह दबा रहता? बिल्कुल। इस मामले को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने जो संज्ञान लिया है वो सराहनीय है। हम लोगों ने पूर्णिया धमदाहा, जहाँ से लेसी सिंह महिला हैं, वो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उन्हीं के क्षेत्र में काजल नाम करके 14 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार है, उसके बाद हत्या है, लाश मिलता है, पोस्टमार्टम होता है, और उस पूरे मामले को तितर बितर करके केस को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है। एसपी जो है उस पर जांच आदेश लिखता है डीएसपी रैंक से कि इसका जो है किया जाए जांच, लेकिन फिर वही आदेश दे देते हैं कि इसको जो है एक आवेदन आया है, इसके आधार पर जल्द से जल्द जो पकड़ा गया उसको छुड़ाने का प्रयास करें। वो सब लेटर एविडेंस है। तो सरकारी स्तर पर भी इस तरह का काम किया जाए, और सामाजिक स्तर पर भी कोई ऐसे लोग होते हैं कि आवेदन ही उल्टा सीधा लिख देते हैं कि भाई थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर था, इलाज चल रहा था, कभी कभी बेहोश हो जाती। अब ये बेहोश होना और बिजली का झटका कोई किसी से तालमेल नहीं खा रहा है। तो सत्ता जब निरंकुश हो जाए, सत्ता जो माननीय नीतीश जी चला रहे हैं उनका नियंत्रण खत्म हो गया है, पूरा बिहार का जो सत्ता है वो 3.5 लोगों का है। कौन है 3.5 लोगों? 3.5 लोग हैं, और मीडिया में सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एगो आधा लोग है जिस पर 200 करोड़ का घोटाला आ गया, वो आधा है। सिन्हा जी पूरा है, धाजी पूरा है, एक ललन जी पूरा है, तो 3.5 हुआ ना। 3.5 यही 3.5 लोग चला रहे। संजय झा हैं, जानते हो, सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, अब जवाब जो है शॉर्ट में ही लेंगे। तो बिहपुर विधानसभा के विकास पुरुष कौन है? नाम लेना होगा। वो शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, और एक अभी वर्तमान विधायक है कुमार शैलेंद्र। इस दोनों में कौन विकास पुरुष आपको दिख रहा है? नहीं, बिहपुर को जिस तरह से विकास करना चाहिए, विकास होना चाहिए, हम दोनों में पास बोल देते हैं। दोनों में पास? कुछ विकास नहीं? वो विकास का जो मॉडल है वो नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बेहतर रहा था, नीतीश कुमार या लालू यादव? माननीय लालू प्रसाद जी। कुछ बताइएगा इसके बारे में। माननीय लालू प्रसाद बिहार के उस दौर में मुख्यमंत्री बने जब बिहार की आर्थिक व्यवस्था बेकार था, शैक्षणिक व्यवस्था बेकार था, और जो सामाजिक व्यवस्था में जो तांडव, जिसे जनरल क्लास के लोग कहते हैं, उनका तांडव था, उनका हुकूमत चलता था। भले सरकार किसी का रहा हो, हुकूमत जमींदारों का चल रहा था। हुकूमत जिनके पास बंदूक हुआ करता था उनका चल रहा था। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जब आए सत्ता में तो वो जगह जगह कहीं उतर जाते थे, मुसहर जाति के टोला में तो उनका बाल काटने लगते थे, कहीं उतर जाते थे दलित बस्ती में तो वहाँ पढ़ने लिखने का बात करते थे। तो विभिन्न जगह जा कर के लोगों के पहले मनोबल को ऊंचा किया। देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी।
ये क्यों कहा? लालू प्रसाद जी सत्ता में आए तो 5 साल के लिए आए थे सत्ता में मजबूत, क्या महीना सत्ता में रहे? 27 महीने में उनकी सरकार चली गई। और जो घोटाला वाला मामला आया, जांच का आदेश कौन दिया? माननीय लालू प्रसाद जी ने दिया। हम ही घोटाला करेंगे, हम ही जांच का आदेश देंगे। घोटाला तो मिश्रा जी के पास से चल रहा था। ये जगन्नाथ मिश्रा जी का घोटाला है, जांच तो यहाँ दिए। चूँकि जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से संपूर्ण न्यायालय के अंदर जितना IAS IPS लोग हैं, सब के सब लोग जनरल क्लास के लोग थे, तो लालू प्रसाद जी को बचाने वाले कम लोग हुए और फंसाने वाला ज़्यादा लोग। पूरा मीडिया आज भी 100% आरक्षण सवर्णों का है मीडिया सेक्टर में। अच्छा, ये यूट्यूबर्स नहीं होते, ये मोबाइल वाला फेसबुकिया नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि हमारी बातें कोई सुनने के लिए है? विपक्ष का कौन न्यूज़ नेशन का हमारे पास आया आज तक? इंडिया टीवी, जो कौन न्यूज़, जी न्यूज़, छी न्यूज़, विपक्ष वाले के पास ये सब नहीं आता है। विपक्ष के पास, अरे भाई, कम विपक्ष हमारा ताकतवर होगा तो जाएगा ही। नीतीश जी तो जाते हैं, बैकवर्ड ही हैं। लेकिन जब जहां हमारा नीतीश जी अल्पमत वाले लोग हैं, 20 साल से राज कर रहे हैं, लालू प्रसाद जी पूर्ण बहुमत वाले थे, 27 महीने में सरकार गिरा दी गई। माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर पूर्ण सत्ता में आए थे, 22 महीने में उनकी सरकार गिरा दी गई। क्योंकि अति पिछड़ों का सवाल किया, अति पिछड़ों का आरक्षण का बात किया, विशेष रूप से जैसे अभी जो अति पिछड़ों का 10 पॉइंट का घोषणा किया गया महागठबंधन के द्वारा कि जो ठेका पट्टा का जो रोजगार, वो ठेकेदारी का मामला होगा, उसमें भी 25 करोड़ रुपए तक का जो ठेकेदारी आवंटन होगा, उसमें ये 50% आरक्षण अति पिछड़ा शोषित वंचित समाज को दिया जाएगा। अब सोचिए 25 करोड़ का जो ठेकेदार करने लगे अति पिछड़ा समाज का लोग, तो आगे इकट्ठे 200 करोड़ का तो नहीं कर सकता है। 10, 5, 2 करोड़ 50 लाख इसी तरह का काम करते करते आगे बढ़ेगा। तो उसी तरह माननीय लालू प्रसाद जी के शासन में स्कूल का व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा। जो एक नया सरकार समाज के अंदर चल रहा था, उस सरकार को ध्वस्त करना। जो थाना में लोग जाता था तो वहीं से दूर कौन है, अंदर नहीं घुसेगा, दरोगा ऐसे बोलता था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे कार्यकर्ता जब आएंगे तो बैठाइए, कुर्सी दीजिए, चाय पिलाइए, तब उसका काम पूछिए। ये सब लालू यादव, ये लालू प्रसाद जी का है। उन्होंने एक सत्ता था ना, सामाजिक सत्ता जो था, कोई मुख्यमंत्री बन जाए। अभी भी देख लीजिए कि हमारे चीफ जस्टिस पहले जो दलित समाज से आए, मुख्य न्यायाधीश है, और जब महाराष्ट्र में वो पहुँचे तो प्रोटोकॉल के तहत से जो उन पदाधिकारी को पहुँचना चाहिए, पहुँचे नहीं। क्यों नहीं पहुँचे? यही हमारे IAS आए थे यहाँ भागलपुर में, और अश्विनी चौबे जी उस समय मंत्री थे, तो उनके साथ कुर्सी दिलवा दी। तो ये जो आज भी है, आज भी आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जब बने थे कोविंद जी, तो उनको उड़ीसा के मंदिर के एक सीढ़ी के बाहर बैठा दिए। और आज भी जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो देश की हमारी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण तक नहीं मिला, उसमें शामिल नहीं किया। निमंत्रण दिया कि नहीं दिया, वहाँ तो नहीं आए। तो जो मानसिकता उस पार्टी, इसीलिए भाजपा का हम क्यों विरोध करते हैं कि उनका मानसिकता देखिएगा। भाजपा का समर्थक कौन है? 99% सवर्ण जाति के लोग भाजपा के समर्थक हैं। यही समर्थक पहले कांग्रेस के थे। सारे सवर्ण लोग भाजपा के कांग्रेस में, आज वो भाजपा में है। पूछ लीजिए जितना भाजपा में समर्थन करने वाले सवर्ण हैं, उनके पिताजी कहाँ थे? सब कांग्रेसी थे। छिटफुट अब कोई ऐसे बस्ता ढोरा वोट उन्हीं को देता। तो ये मामला है। अच्छा, बिहार के डिप्टी सीएम बेहतर कौन है, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव? बिहार के डिप्टी सीएम जो 17 महीने में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है, सराहनीय है, वही बेहतर है, कम समय में सबसे बेहतर। चलिए, अति पिछड़ा को मुंह में आवाज़ किसने दिया, लालू यादव, नीतीश कुमार? देखिए, अति पिछड़ों का सबसे पहला आवाज़ देने का काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने।
सवाल चूंकि आपने 2 लोगों का नाम लिया है, बिल्कुल। तो यूँ कहिए अति पिछड़ा समाज आज सबसे ज़्यादा हत्या बलात्कार नीतीश जी के राज में है, तो नीतीश जी का नाम हम कैसे ले सकते हैं? अति पिछड़ों को सबसे ज़्यादा ठगने का काम नीतीश जी ने किया है, तो नीतीश जी का नाम हम कैसे ले सकते हैं? तो जो अति पिछड़ा जो मुंह में आवाज़ आया, वो पिछड़ा अति पिछड़ा एक संगति में, दलित एक संगति, उसको अलग अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। जो एक बहुजन उभार आया ना, तो उसमें दलित हो, अति पिछड़ा हो, सब थे। लालू प्रसाद यादव का जीन कहा जाता था, जीन निकलता। वो जीन कौन है? मुंह में बोली नहीं था, अब वोटवा जाकर चुपचाप दे देता था। अब कोई हल्ला किया, हाँ मालिक आप ही को वोट देंगे, अब वोटवा देने के समय जो ठोक दिए जाके लालटेन, ठोक दिया उनको उस, तो वो वही जीन अब अति पिछड़ा, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो ये अति पिछड़ा समाज फिर से माननीय लालू प्रसाद जी के पक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में खड़ा हो रहा है, लगभग खड़ा हो गया। और इसी क्रम में साथ देने के लिए 18 तारीख को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमने जो है धानुक महासम्मेलन करना, धानुक न्याय अधिकार महासम्मेलन। बोले उसमें कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि बहुत कम संख्या में 100 आदमी को आप लेके गए। अच्छा, ये देखिए, वो आरोप लगाने के लिए तो वेलकम है। पार्टी के ही कार्यकर्ता थे या लोग? नहीं, हमारा पार्टी नहीं है। देखिए, ये तो गलत फहमी है, मेरा पार्टी नहीं है। हम पार्टी के। अच्छा, आप ही पार्टी के हैं? पार्टी हम, बहुत लोग इंटरव्यू में बोल जाते हैं हमारा पार्टी, असल में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, उसमें आप हैं, उसके हम एक पार्ट हैं। पार्टी, ये बात आदरणीय लालू प्रसाद जी बोल सकते हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। हम तो उसके कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं। इस पार्टी में विभिन्न तरह के लोग हैं। A to Z की पार्टी है, तो हर जाति के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, रहेंगे ही, रहना ही चाहिए। हम कहते हैं मनरेगा पुरुष कहा गया रघुवंश बाबू, तो रहे हैं ना, जगदानंद बाबू हमारे अध्यक्ष रहे। तो कोई कहते हैं, माननीय लालू प्रसाद जी तो करते हैं कि भाई हमने सबको, इस पर लोकतंत्र में संविधान को मानने वाले लोग किसी से भेद विभेद नहीं करते। मैं भी किसी से भेद विभेद नहीं करता। हाँ, गलत कहता है तो कहेंगे। अधिकतम अन्याय करने वाले जिस समाज के लोग हों, तो समाज को दोषी कहा जाएगा ना। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ फिर से कि अगर वही हत्या बलात्कार, जिस हमारे चाहे मिल्की का मामला हो, हरियो का मामला हो, या खड़ीक का मामला हो, या नारायणपुर का मामला हो, और विभिन्न जगह का, आपने देखा कि उसके लिए कोई सवर्ण समाज खड़ा होकर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है? नहीं हुआ। क्या किया? भाई उनका नेता नहीं कर रहे हैं, तो सवाल किस पर आरोप लगाएंगे? आरोप तो ठोकेंगे। तो ये यही बात है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ नेता का नाम लेंगे जो आपके, जैसे बोले हम पार्टी में हैं, उसी तरह वो भी पार्टी में हैं। जी। तो अवनीश कुमार को जानते हैं? एकदम जानते हैं। कौन है? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, और वो भी राज्य परिषद के सदस्य भी हैं। हाँ। क्यों नहीं जानेंगे? तो उसने एक बात कहा था कि जब वो आपके कोई कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में उनको सम्मान नहीं दिया था। देखिए, अभी बैक में वो बैनर अभी भी लगा हुआ, अति पिछड़ा सम्मेलन था। तो अति पिछड़ा सम्मेलन था, तो अति पिछड़ा सम्मेलन कार्यकर्ता संवाद था, तो मंच अति पिछड़ों का था। तो अति पिछड़ों को मंच पर ज़्यादा जगह दिया गया, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग रास्ते में लेकर के आ रहे थे, और ये सारी व्यवस्था यहाँ जो हमारे जिला अध्यक्ष माननीय लक्ष्मी रंजन पासवान जी देख रहे थे, संचालन अध्यक्षता वही कर रहे थे। तो मंच की विधि व्यवस्था वही देख रहे थे। उसमें ऐसा तो हमारे पास कोई शिकायत नहीं है कि किसी को अपमान हुआ है। सारे लोग आए मंच पर, सभी लोगों ने चादर, अब हज़ारों लोग थे, 15,000 की संख्या में लोग आए, महिला पुरुष। अच्छा, सभी तो मंच पर नहीं ना बैठ सकते हैं, कार्यकर्ता ही राजद के हज़ारों हैं, तो सबको मंच पर आना संभव नहीं है। और किसी को लगा हो कि भाई हम मंच पे जगह नहीं मिला, तो चूंकि जगह ये अति पिछड़ों का नाम लिखा गया था, यही मामला था। अच्छा, चलिए। और बहुत सारे आपके क्षेत्र में नेता हैं। संतोष तिवारी को जानते हैं? जानते हैं, संतोष तिवारी जी हैं, एक्स आर्मी हैं। हाँ, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, छपड़ा से आए हुए हैं, यहाँ उनका ससुराल है, अब यहाँ घर भी बना लिए। जानते हैं, राजद के लिए वो भी उम्मीदवारी में लगे हुए हैं। ठीक ठाक आदमी सब बढ़िया, कोई खराब नहीं। एक कार्यकर्ता है जो फेसबुक पे एक्टिव रहता है, सतीश यादव का नाम सुना? एकदम सतीश यादव को जानते हैं, बीरपुर के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष। उसका एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे जी।
वो आपके खिलाफ काफ़ी बोल रहे थे कि आपके भाजपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, आपके ही जो है क्षेत्र के लोग हैं और पार्टी में वो भी जुड़े हुए हैं जिस तरह से जुड़े हैं। नीरज जी, विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और किसी को आरोप लगा देना, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाला कह दिया और आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, बड़ी है उसमें उनको कोई सज़ा नहीं है, बावजूद भी एक परसेप्शन कर दिया जाता है कि वो चारा चोर थे, कहा जाता है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नौवीं फैल कहा जाता है, एक परसेप्शन कर दिया गया। जो लोग इस तरह की बात बोलते हैं डिबेट में आज तक कभी भी, जैसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, जो भाजपा के लोग इस तरह से बोलते हैं, दुष्ट मानसिकता से बोलते हैं, उनके खुद जो बड़े प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, वो भी कभी पत्रकार से ऐसे बात नहीं करते हैं। तो ये बात है। और जो पार्टी के भीतर में मान लिया अगर उस तरह का वो बोलते हैं, उनकी निजी मानसिकता है, पार्टी की ये मानसिकता नहीं है। पार्टी में तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमको पार्टी में ज्वाइन करा है, उनसे बात करके किए हैं। तो कुछ लोग हैं जो पार्टी में रह के पार्टी विरोधी भी काम करते हैं, तो उनका मानसिकता है, उसके लिए बड़े बड़े नेता हैं पार्टी के। हम तो पार्टी के साधारण सदस्य हैं, केवल वो 1000 रुपये का रसीद कटा करके जो सदस्यता में किसी पद पर भी नहीं, बिल्कुल पार्टी के किसी पद पे नहीं। हाँ, पार्टी के अंदर लोग जो है नेता के तौर पर देखते हैं, पार्टी के बाहर के लोग भी हमको नेता के तौर पर देखते हैं। और जो नेतृत्व का काम है, वो खेल कूद का मामला रहा हो, संगीत का मामला रहा हो, कभी सम्मेलन का मामला हो, विभिन्न तरह का तो हम काम करते रहें और नेतृत्व करते रहें, आगे भी नेतृत्व करेंगे। चलिए, कल एक फ़ोन आया था हमको कि पूछना है कि गौतम जी से कि पार्टी में अगर उनको टिकट मिलता है तो ठीक है, उनको चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं मिलता है तो और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपके सामने पूरी गंभीरता के साथ पार्टी टिकट देती है तो बहुत मजबूती के साथ पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट नहीं देती है तो पार्टी के हित में चुनाव प्रचार करने के लिए पूरा बिहार घूमेंगे। निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, उनके खिलाफ नहीं, चुनाव नहीं। पार्टी के अनुसार से आप लोग काम कीजिए। पार्टी के समर्थन में पूरा बिहार घूमेंगे, महागठबंधन के चुनाव को जिताने के लिए पूरा बिहार घूमेंगे। और हमारा संगठन केवल राष्ट्रीय जनता दल के अंदर तो हम हैं पार्टी सदस्य, बजाते सामाजिक न्याय आंदोलन अभी 28 तारीख को, इसी 28 को महागठबंधन के समर्थन में बिहार के विभिन्न छोटे बड़े संगठनों के साथ हम लोग बहुजन पसमानदा परिचर्चा करने जा रहे हैं IMA हॉल पटना में। और वहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल का बैनर भी नहीं, किसी पार्टी का बैनर नहीं रहेगा, लेकिन सामाजिक न्याय के सवाल पर हम भाजपा के खिलाफ रहेंगे। भाजपा के जितने गठबंधन के लोग हैं उनके खिलाफ में रहेंगे और महागठबंधन के समर्थन में हम ये चुनाव को जिताने का काम करेंगे। एक और जोर देते हैं, 9 अगस्त को हम पार्टी में सदस्यता लिए हैं, फोटो भी देखोगे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी से बात करते हुए है। और उसके बाद हम पार्टी में आए और 1 महीने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि आपने सवाल किया था कि गौतम राजद के लिए क्या किया, तो राजद पार्टी कोई आकार नहीं ना कि भाई लालटेन है और माचिस जला के जला देना है। इनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल 20 साल से विपक्ष में है, तो 20 साल से विपक्ष में है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ कमियां रहा होगा, कुछ खामियां रहा होगा। पार्टी के अंदर जो इस तरह के कुछ नेता हैं जो पार्टी के भीतर ही गड़बड़ियां पैदा करते हैं, तो इनसे अति पिछड़ा, दलित कुछ लोग रूठ गए, कोई नीतीश जी के साथ चले गए, कोई भाजपा के साथ चले गए। तो जब हम पार्टी में आए तो सबसे पहले ये जो हमारे छोटे छोटे समूह हैं, चाहे उधानुक समाज हो, कुम्हार हो, नाई हो, कहार हो, तियर हो, इस तरह की तमाम जातियां जो है कमज़ोर जातियां हैं, हम उन लोगों के बीच मिलने के लिए गए। हमने जन जुटान का कार्यक्रम किया, हमने जन चौपाल का कार्यक्रम किया, हमने बहुजन दावेदारी यात्रा किया, कम से कम 6 तो यात्रा हमने बीरपुर विधानसभा में किया। और सभी में माननीय तेजस्वी प्रसाद जी, लालू प्रसाद जी का तस्वीर लगाया। कई एक ऐसे कार्यक्रम थे जहाँ पर हमने किसी पार्टी का बैनर नहीं लगाया, लेकिन उसका पूरा कार्यक्रम का निचोड़ कहाँ जाना है वो कार्यक्रम अभी जैसे हम करने जा रहे हैं। हमने तो धानुक महासम्मेलन किया तो वहाँ तो कोई पार्टी का बैनर नहीं लगा था,
लेकिन तमाम पार्टी के बड़े नेता को हमने बुलाया। वीडियो कॉलिंग से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बात किया और उनका हेलीकॉप्टर वहाँ बरसात के वजह से वो ये हो गया, 4 व्हीलर उनका लसक गया, तो ये सब चीज़ हुआ, बातचीत हुई। नेता हमको देख रहे हैं कि ये जो है काम का आदमी है कि बेकाम का आदमी है। चलिए, और एक लास्ट सवाल है कि बहुत सारे बिहार में जो एक फैलाया गया कि लालू यादव ने कहा भूरा बाल साफ करो, क्या लालू यादव ने ये बात को बोला था? देखिए, लालू प्रसाद यादव का भूरा बाल साफ करना जो बात है वो एक सामाजिक परसेप्शन है। वो है क्या कि जब शासन सत्ता में माननीय लालू प्रसाद जी आए, उससे पहले विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री बनने से पहले आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ उन्होंने काम किया। वो माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के मानस पुत्र कहलाए। ये उस समय ये सारे लोगों ने वो कहर देखा है, सवर्ण सामंतियों का जो कहर है वो देखा, किस तरह से जुल्म ढाया है इन लोगों ने। लेकिन उसी में कोई बीपी सिंह की सरकार आई और मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया। उसमें 2 सिफारिशें लागू हुई, शिक्षा और रोजगार में। पूछिए उन सवर्ण समाजों से, भाजपाइयों से कि क्या बीपी सिंह का आप जयंती मनाते हैं? नहीं मनाते। क्या उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाते हैं? बिल्कुल नहीं मनाते हैं। लेकिन हम तो मनाते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी के कार्यालय में हर वर्ष मनाया जाता है। भाजपा के लोग नहीं मनाते, कोई सवर्ण नहीं मनाता। बता दीजिए कि कोई मनाता हो। अटल बिहारी वाजपेयी लोगों का पेंशन खा गया। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान जो है शिक्षा को सबसे ज़्यादा निजीकरण करने का काम किया, सबसे कम स्तर पर वहाँ बजट ले गया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जगह जगह पूरा कर एकदम बड़ा बढ़िया। अरे मीठा बोलने से केवल होता है क्या? मीठा बोल करके पाठा का बलि दिया जाता है, खूब मंत्र पड़ जाता है, फूल उल चढ़ा के उसको काट दिया जाता है। तो खस्सी का तो जान गया ना। बिल्कुल। कभी सुने कि शेर का बलि दिया गया है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पिएगा उतना आगे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शेर बनो, बकरा मत बनो। बकरा बनोगे तुम्हारी बलि दे दी जाएगी, काट दिया जाएगा। शेर बनोगे तुम्हारे बलि देने की हिम्मत न रखेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को कोई बलि दे पाया? कोई नहीं दे। लेकिन उसी समाज से हमारे लोग, कई लोगों का हत्या बलात्कार हो रहा है। अगर हमारे बाबू जगदेव प्रसाद हुए तो उस भीड़ में पुलिस के द्वारा उनको गोली चालन मारने वाला कौन लोग हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर को 22 महीने में सत्ता गिराने वाले कौन हैं? और बाबू जगदेव जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, उनको जो गाली दिया गया कि आरक्षण कहाँ से आई है, फल्लमा की माँ भी आई है, छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा, इस तरह का बहुत सारा ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारे ही लोग हैं। ये नारा देने वाले कौन हैं? जो लोग आज कह रहे हैं कि सरदार जो है सरदार पटेल होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते प्रधानमंत्री तो ये देश का अलग होता। तो हम कहते हैं अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो आरएसएस को उस समय बैंड लगाया था और कहा था यह आतंकवादी संगठन है, तो भाजपा का कोई विधायक सांसद यहाँ नजर आता? कोई नहीं आता। तो परसेप्शन गढ़ा जाता है। इसलिए ये परसेप्शन जो है दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ, कोई लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नहीं है। आज वही लालू प्रसाद यादव जी हाथ मिला ले भाजपा के साथ। देखिए दिन रात गुनगान, तुरंत तो दामाद भी बना लेंगे। शाहनवाज हुसैन को दामाद बनाने में कोई दिक्कत है? रोज मुसलमान को गाली देते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन को दामाद बनाते हैं, नकवी जी को दामाद बनाते हैं, ऐसे दर्जनों लोग। ओम बिरला की बेटियों को भी शादी हुआ है किसी मुसलमान लड़के से। देखिए ना, अब कह रहे हैं ओम बिरला जी का नाम आपने लिया, उनकी बेटी जो गई है तो कैसे वो कैसे पहुंच गई नौकरी में? डायरेक्ट आईएएस कैसे हो गया? वो लेटरल एंट्री के माध्यम से पहुंचा गया। 100 से अधिक लेटरल एंट्री के माध्यम से बिना एग्जाम दिए आईएएस का भारत का संयुक्त सचिव और सचिव बना दिया गया। सवाल तो बहुत है इन लोगों के लिए। तो हमारे पार्टी के अंदर भी कुछ लोग जो कमज़ोर मानसिकता के ऐसे एकाध लोग हैं, उनको लड़ाई अभी भाजपा से है, हमारी लड़ाई कॉर्पोरेट के उन लोगों से है। वहाँ एनर्जी लगाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कई लोग हैं जो लाइव आते हैं या फेसबुक पर आते हैं, या आपको भी इंटरव्यू कई बार दिए हैं, कई बार हमारे नाम को जिक्र लेते हैं, कई चीज़ें बातें बोलते हैं। तो ये केवल उनकी ओछी मानसिकता है। वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, राजनीतिक ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है। कोई रोज़गार धंधा करने वाला आदमी है तो सोचता है कि राजनीति भी कोई रोज़गार धंधा है।
राजनीतिक पैसे से खरीदा नहीं जाता है, और अगर पैसे से खरीदने की राजनीति होती तो लालू प्रसाद जी भी बिक गए होते, ऐसा तो हुआ नहीं। तो हम लोग उनके पार्टी के लोग हैं, केवल राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य नहीं हैं, मैं इस विचारधारा का सिपाही हूँ जो हमारे महापुरुषों ने दिया है। उस महापुरुषों में हमारे तथागत बुद्ध हैं, संत कबीर हैं, रविदास हैं, संत तुकाराम हैं, संत गाडगे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हैं, तमाम हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, आयुष अली है, हमारे पास राजऋषि का उपाधि मिला छत्रपति साहू जी महाराज है। तमाम हमारे पास जो है एक बड़ा गैलेक्सी है। उस महापुरुषों के विचार का साथी गौतम कुमार प्रीतम है। पार्टी के भीतर कुछ अन्याय होगा तो गौतम कुमार प्रीतम उस अन्याय के खिलाफ बोलने का कुवत रखता है, और इसके साथ हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि केवल विधायक बन जाऊँ, ये बात मैं हर चुनाव में बोलता रहा हूँ कि केवल विधायक सांसद बनने के लिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राजनीति कर रहा हूँ। उस कड़ी में विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, नहीं हो जाए, कोई मायने नहीं। चलिए देखिए, हम लोग जो है बिहपुर विधानसभा थे। बिहपुर विधानसभा में जो है हमारे साथ गौतम जी थे, और गौतम जी से मैंने हर वो सवाल किया कि आप जातिवाद हैं, आप धर्म विरोधी हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। तो सब लोग का सवाल का जो है जवाब देने का काम किया है। बिहपुर विधानसभा में चुनाव होने वाला है, पूरे बिहार में होंगे, लेकिन बिहपुर विधानसभा अभी खास इसलिए है कि यहाँ कोई प्रत्याशी ठोस दिख नहीं रहे। लोग जो है जैसे हम बातचीत करते हैं लोगों से तो कन्फ्यूजन में रहता है कि वोटवा हम करेंगे किसको, तो लोग प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं कि अच्छे प्रत्याशी को आप दीजिएगा तो फिर हम उनके साथ रहेंगे। और ये लंबा इंटरव्यू था, अगर आप लोग सुनिएगा तो बहुत सारी चीज़ों को आपको जानकारी मिलेंगे। तो गौतम जी से मैंने बात किया। सर, टाइम आपने इतना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। और एक बात कह रहे हैं कि हमारे जितने मतदाता हैं मन बनाए रखिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए।